नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020-21 के लिए जो हमारी भर्ती आने वाली है उसके लिए यहाँ पे फुल टेस्ट शुरू किया जा रहा है। फुल प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट डे है, तो जिसमें हम देखेंगे समान ज्ञान, समान हिंदी और गणित और रीजनिंग सभी के क्वेश्चन यहाँ पे देखे जाएंगे। टोटल जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे जो कि हिंदी में आपके हैं, ठीक है। तो इससे जो आपको एक अनुमान लगेगा किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो शुरू करेंगे और आपका यहाँ पे अभ्यास भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि सभी 150 क्वेश्चन आपके एक साथ देखने को मिलेंगे। तो 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को देखा जाएगा। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, निर्धनता अंतर क्या है। तो निर्धनता अंतर की बात की जाए तो निर्धनता अंतर होता क्या है। निर्धनता रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक यानी एक्चुअल इनकम, वास्तविक आय के बीच का अंतर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, निर्धनता अंतर कहा जाता है। यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में निर्देशी नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तो इसको जो अपनाया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। ध्यान रखें कौन सी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समयकाल की नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पे अफगान युद्ध, ये भी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ, लेकिन वर्मा जो युद्ध हुआ था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में नहीं हुआ है। कौन सा युद्ध, वर्मा का जो युद्ध हुआ है तो वो किसके शासनकाल में हुआ। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो वर्मा का युद्ध जो है लॉर्ड एम्स हर्ट के वायसराय के शासनकाल में हुआ है, ठीक है। तो यानी आपका कौन सा हो जाएगा, वर्मा का युद्ध हो जाएगा। ध्यान रखें बाकी आर्म एक्ट, प्रेस एक्ट, ये सभी जो यहाँ पे लॉर्ड लिटन के शासनकाल में घटित हुए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और अगले प्रश्न का जवाब क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, यानी सही उसका मेल नहीं किया गया है। प्रश्न आपका है, मुंडा विद्रोह 1899 में घटित हुआ, एकदम सही है। बिल्लौर विद्रोह की बात करेंगे तो 1806 में हुआ था, बिल्लौर विद्रोह जो 1806 में हुआ, ये भी आपका सही है। संथाल विद्रोह की बात करते हैं आप, संथाल विद्रोह की अगर आप बात कर रहे हैं तो संथाल विद्रोह आपका 1855 में हुआ था, ये भी आपका सही है। संथाल विद्रोह जो है आपका 1855 में हुआ, ये भी आपका सही है। लेकिन जो आपका चुआर विद्रोह ये आपका कब हुआ था, 1798 से 99 के बीच में हुआ था, 1798 से 99 के बीच में। और कहाँ पे हुआ था, वेस्ट बंगाल में। यानी आपका डिफरेंस जो दिख रहा है वो डी वाला दिख रहा है, ठीक है। डी वाला जो डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको 1799 98 कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपके सभी सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न है, फौसा मैग्ना एक है। तो फौसा मैग्ना की अगर आप बात करते हैं तो ये क्या होता है, दरारी निम्न भूमि है, ठीक है। दरारी की निम्न भूमि है। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। नंदी पहाड़ियों की बात करते हैं तो ये आपकी कर्नाटक में पड़ती हैं, नंदी पहाड़ियाँ कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है। तो गजल गायकी से जो इसमें संबंधित है वो कौन है, हरिभाई वड़ारकर जो है यहाँ पे क्या है, गजल गायकी से संबंधित नहीं है। तो इनका आपको ध्यान रखना है कि गजल गायकी से कौन नहीं संबंधित है। तो यहाँ पे हरिभाई वड़ारकर की बात की जा रही है, ठीक है। तो इनकी बात की नहीं, ये जो है भक्ति गीतों के गायक हैं, ठीक है, एक गजल नहीं गाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पीतल नगरी किसे कहते हैं। तो पीतल नगरी किसको कहते हैं भाई, मुरादाबाद को। कन्नौज को जो है इत्र नगरी कहा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कानपुर को जो है यहाँ पे राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। चमड़ों का शहर भी इसको कहा जाता है, कानपुर को। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य अल मोहिद अल हिंदी नौसैनिक अभ्यास किया गया। तो अल मोहिद अल हिंदी नौसैनिक जो अभ्यास है वो भारत और सऊदी अरब के मध्य किया गया। तो ध्यान रखेंगे सऊदी अरब की आपको करेंसी याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे आपके एग्जाम में जो है मुद्रा भी पूछ लिया जाता है, राजधानी भी। तो सऊदी अरब रियाद रियाल है इसकी मुद्रा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कजाकिस्तान अस्ताना टेंगे हो जाएगा, सिंगापुर सिंगापुर सिटी हो जाएगा, ठीक है। डॉलर वहाँ पे चलता है, रूस मास्को रूबल। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है, यानी लक्षद्वीप में कौन सी भाषा चलती है। तो लक्षद्वीप में मलयालम, ध्यान रखेंगे मलयालम हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है। तो कौन सी मिट्टी जो है ज़्यादा जल नहीं सोखती है। तो बलुई मिट्टी जो होती है वो ज़्यादा जल नहीं सोखती है। और होता क्या है कि सबसे ज़्यादा जो मिट्टी कौन सी है कि जो जल सोखने वाली, तो काली मिट्टी होती है जो सबसे ज़्यादा जल को सोखती है, यानी अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब करके रखती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन सी दशा में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। तो एक कौन सी स्थिति ऐसी होती है कि जब यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि वहाँ पे किसी सदस्य की क्या करना पड़ता है, किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। यानी अगर वो अनुपस्थित काफ़ी लंबे समय से रहता है तो उसकी सीट को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, रिक्त घोषित कर दिया, यानी भाई खाली है वो जो यहाँ पे गायब चल रहे हैं तो उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो अगर यहाँ पे इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या है, फटाफट नंबर के साथ कमेंट करें भाई, नंबर के साथ कमेंट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है।
नंबर के साथ कमेंट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे जो है 60 दिनों से अधिक जो है उनकी अगर गैपिंग होती है, यानी 60 दिनों से अधिक, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हुआ, ठीक है। अगर ये वह सदस्य जो है लगातार 60 दिनों सदन की सभी सभाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी जो सदस्यता सीट होती है उसको रिक्त घोषित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रायः 3 संसदीय सत्र होते हैं, उसमें जो है आपका एक जो है सामता बजट सत्र और मानसून सत्र बजट, और तीसरा वाला कौन सा था उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तीसरा सत्र आपका कौन सा था उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा तीसरा वाला हो जाएगा उसको बताएंगे फटाफट आप लोग, फटाफट भाई बताएंगे। बजट सत्र हो गया, यहाँ पे संभवतः रहना चाहिए था, ठीक है। बजट सत्र, मानसून सत्र, और तीसरा वाला कौन सा होता है फटाफट बताएंगे भाई। तीसरा आपका होता है शीतकालीन सत्र। ध्यान रखें क्या होता है, शीतकालीन सत्र उसको कहा जाता है। तो इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बजट सत्र जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा सत्र है, जबकि शीतकालीन सत्र कैसा होता है, सबसे छोटा होता है। यानी सबसे बड़ा जो सत्र होता है बजट सत्र होता है और सबसे छोटा जो है शीतकालीन सत्र होता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी की बात की का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी यानी यहाँ पे धन निर्गमन के सिद्धांत की बात करें किसके द्वारा दिया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध भूमि में मारा गया। वो कौन था भाई जो युद्ध भूमि में मारा गया। अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इब्राहिम। यहाँ पे इब्राहिम लोदी की बात की जा रही है, ठीक है, इब्राहिम लोदी। बाबर से जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा जा रहा था 21 अप्रैल आपका 1526। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ भाई, 21 अप्रैल 1526। किसके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें जो है बाबर विजेता हुआ था, ठीक है। वहाँ से दिल्ली सल्तनत की आपकी शुरुआत हो जाती है। वहाँ से जो है, अच्छा मुगल सल्तनत की होती है, ध्यान रखेंगे मुगल सल्तनत की, दिल्ली नहीं, मुगल सल्तनत की, मुगल सल्तनत की होती है, दिल्ली नहीं। दिल्ली तो यहाँ पे जो है फिनिश होता है, दिल्ली सल्तनत में ही आपका मुगल सल्तनत स्टार्ट हो जाए, ध्यान रखेंगे इसका। अगला प्रश्न है, अकबर का दरबारी राजकवि कौन था। दरबारी राजकवि की बात कर रहे हैं, तो दरबारी जो राजकवि था यहाँ पे कौन था भाई, तो यहाँ पे फैजी था। ध्यान रखेंगे फैजी को बनाया गया था दरबारी कवि। अगला प्रश्न है, हिडेनबर्ग रेखा कौन से 2 देशों की सीमा निर्धारित करती है। हिडेनबर्ग रेखा की बात की जा रही है, कौन से 2 देश ऐसे हैं जिनके बीच की क्या करती है, सीमा को निर्धारित करती है या डिफाइन करती है कि भाई इन देशों के मध्य में जो है ये लाइन आपकी बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो हिडेनबर्ग जो रेखा है वो किसके किसके बीच में है, नंबर के साथ कमेंट करेंगे आप। तो पहला जो ऑप्शन आपका दिख रहा है जर्मन व पोलैंड, इन्हीं के बीच में रेखा है, जर्मन व पोलैंड के बीच में हिडेनबर्ग लाइन पाई जाती है। उसके बाद जो यहाँ पे सोवियत, रूस और फिनलैंड की बात करेंगे, इनके जो है मैन रेहन रेखा पाई जाती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और मैग्नार्ड जो रेखा पाई जाती है जर्मन और फ्रांस के बीच में पाई जाती है। और 49वीं इंपॉर्टेंट है, 49वीं जो समानांतर रेखा है वो किसके किसके बीच में पाई जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के बीच में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे इसका। अगला प्रश्न है, इथोपिया की राजधानी है। तो इथोपिया की राजधानी की बात करेंगे, इथोपिया अदीस अबाबा बीर यहाँ पर मुद्रा चलती है, तो यहाँ पे अदीस अबाबा हो जाएगी इसकी राजधानी, ठीक है। ध्यान रखिए सोमालिया की जो यहाँ पे मोगादिशु, जिबूती की तो जिबूती होता है, ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो कौन सा राज्य भाई बांग्लादेश से जो 3 तरफ से घिरा है, तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं त्रिपुरा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी बनती है किसके साथ बनती है, वो भी बांग्लादेश के साथ ही बनती है, 4096 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे कितनी, 4096 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मोटे अनाज उत्पादन में पहला स्थान है। तो भाई किसका पहला स्थान है, मोटे अनाज के उत्पादन की बात की जा रही है तो उत्तर प्रदेश जो है उसका मोटे अनाज के उत्पादन में पहला स्थान आपका आता है। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्गों चौराहा की, अभी जस्ट हमने पीछे इसको रिपीट किया था तो आपको यहाँ पे कानपुर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए खेल के सामान के लिए आपका मेरठ जाना जाता है। जौनपुर को जो है सिराज ए हिंद कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ध्यान रखना सारी चीज़ें। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी नदी की बात की जा रही है, इसका उद्गम स्थल आपसे पूछा जा रहा है कि इसका उद्गम स्थल भाई कहाँ पे है। तो गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका त्र्यंबकेश्वर में हो जाएगा। और महाबलेश्वर जो आपका दे रखा है उसमें किसका स्थल है, तो वहाँ पे आपका कृष्णा हो जाएगा।
अमरकंटक से आपका किसका हो जाए, तो भाई अमरकंटक से आपका कौन निकलती है, जो इंपॉर्टेंट आपकी नर्मदा नदी निकलती है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में सड़कों की लंबाई में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो भारत में जो है सड़कों की लंबाई की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का स्थान सेकेंड आता है, ठीक है, सेकेंड आता है। महाराष्ट्र जो है सबसे पहले पे जो कौन है, यमएच है, महाराष्ट्र आपका है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है। तो उत्तर प्रदेश के जनघनत्व की बात की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व जो है कितना है, 829 है। जो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपका बिहार हो जाएगा, कितना है, 1106 है, ये बिहार है। वेस्ट बंगाल आपका सेकेंड, ये देखिए पहला स्थान, दूसरे पे आपका कौन आता है, वेस्ट बंगाल आता है, यानी पश्चिम बंगाल आ जाएगा सर्वाधिक जनघनत्व। और भारत का जो जनघनत्व कितना है, 382। इंडिया का जो जनघनत्व है कितना है आपका, यहाँ पे 382 है, ध्यान रखेंगे इसका, वो किमी स्क्वायर रहेगा, ध्यान रखेंगे उस चीज़ का भी। अगला प्रश्न है, उत्पादन में कमी आने के कारण जब सामान्य मूल्य में वृद्धि होती है तो इसे कहते हैं, मतलब इसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, तो इसको हम कहते हैं वस्तु मुद्रा स्फीति, उसको हम क्या कहेंगे, वस्तु मुद्रा स्फीति उसको कहा जाएगा, ध्यान रखेंगे। और जब अधिकतम मुद्रा का हम निर्गमन कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, चलन स्फीति कहा जाता है, उसको क्या कहेंगे, चलन स्फीति कहा जाएगा, इसका भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे साख स्फीति की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, स्थिर रहती है मुद्रा, जो हमारी क्या रहती है वो स्थिर रहती है, उसको हम साख स्फीति कहते हैं। मुद्रा अपस्फीति की अगर आप बात करते हैं, वस्तु और मुद्रा जो होती है वो क्या होती है, दोनों समान जब हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, मूल्य में बढ़ोतरी होती है, तो वहाँ पे मूल्य में तेजी से बढ़ोतरी होती है, तो अब मुद्रा अपस्फीति हो जाती है। तो इनका ध्यान रखेंगे, आंसर जो इसका है आपका ए वाला। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सरकारी मुद्रा को क्या कहते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है सरकारी मुद्रा को किस नाम से हम जानते हैं भाई, यहाँ पे सभी को पता है, रुपया चलता है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सरकारी मुद्रा किस नाम से जानते हैं, रुपया के नाम से जानते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस का चुनाव करें, इनमें से जो आपका आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो माउस क्या करता है, इनपुट करता है, स्कैनर भी इनपुट करता है, मॉनिटर क्या करता है भाई, हमें कुछ भी दिखाना होता है स्क्रीन पर वो जो है बाहर लेकर आता है, तो मॉनिटर यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट कर रहा है, ठीक है। किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश जो नीला दिखाई देता है आपका प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ध्यान रखें किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। लोहे का सबसे शुद्ध अयस्क रूप कौन सा है, लोहे के सबसे शुद्ध अयस्क रूप की बात की जा रही है, तो इसमें जो आता है आपका कौन सा आएगा, पिटवा आएगा, ठीक है। पिटवा जो आता है वो सबसे शुद्ध वाला रूप होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, नेफ्रॉन इकाई है, नेफ्रॉन जो है किसकी इकाई है। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करते हैं, नेफ्रॉन जो है इकाई के तौर पर किसका जाना जाता है, तो वृक्क का है, यानी किडनी का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ह्यूमन जो होता है, मानव के पास 2 जो है किडनियाँ होती हैं। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, विटामिन यहाँ पे जो है कौन सी जल में घुलनशील है। तो देखिए जो वसा में घुलनशील है उनकी आप बात करते हैं KETA, ये आपकी वसा में घुलनशील है, तो इनका ध्यान रखना है, आपकी वसा में यानी फैट में। कीड़ा जो होता है वो वसा में लगता है, आप ऐसे भी दिमाग में रखते हैं, कीड़ा जो है मांस वगैरह में लगते हैं। तो यहाँ से जो आपके ये तो 4 हो गए वसा में, बाकी इनके अलावा जो आपका बचेगा, यानी ए भी आपका यहाँ पे आ जा रहा है, सी तो है नहीं, डी भी आ गया और ई भी आ गया, बच रहा है कौन, सी आपका बच रहा है, तो ये आपका जल में घुल जाएगा। बी और सी ये दोनों जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, यानी जल में घुलते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी फेफड़ा को प्रभावित नहीं करती है, फेफड़ा को प्रभावित नहीं करने वाली, यानी 32 की बात की जा रही है, तो फेफड़ा को प्रभावित नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई फेफड़ा को कौन नहीं प्रभावित करती है, हैजा। अन्य तीनों क्या करती है, जैसे क्षय रोग है, कुकुर खांसी है, न्यूमोनिया, ये सब हमारे जो है फेफड़ा को प्रभावित करती हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र है, तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकीय तंत्र है वो कौन सा है, महासागर है, ध्यान रखें क्या है, महासागर। अगला प्रश्न है, रवीश कुमार को किस वर्ष रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रवीश कुमार की बात की जा रही है, पत्रकारिता के क्षेत्र की बात की जा रही है, इनको किस वर्ष में दिया गया भाई, किस वर्ष इनको सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, 2019 में दिया गया था रवीश कुमार को रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगर यहाँ पे 2018 की बात करेंगे तो सोनम वांगचाकू को दिया गया था, ठीक है, और भरत वाडवानी को दिया गया था, 2018 की बात की जा रही है। अगला है, रॉयटर्स किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है। रॉयटर्स की बात की जा रही है, किस देश की समाचार एजेंसी है, तो कहाँ की, ब्रिटेन की है। सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित, सुधीर रमन जो कप होता है वो किस में होता है, बैडमिंटन में, बैडमिंटन यहाँ पे सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपति में से कौन कभी राष्ट्रपति नहीं बन सके। तो इसमें जो है कौन राष्ट्रपति कभी नहीं बन सके भाई, तो आपके देखिए
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे जो सेकेंड आपके यहाँ पे बने राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन भी बने। यहाँ पे शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये भी आपके राष्ट्रपति बने। लेकिन मोहम्मद हामिद अंसारी क्या है, कभी वो जो है राष्ट्रपति नहीं बन सके, उपराष्ट्रपति ही रह गए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम खेल गांव बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाया गया। ध्यान रखेंगे इसका आपको सही जवाब। अब जीके आपके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे सामान्य हिंदी के प्रश्नों को। पहला है यह रोहन। अब इसमें आपको फील करना कि यहाँ पे यह जो है इसके आगे क्या होगा, यानी यह रोहन, उसके आगे इसमें क्या फील किया जाएगा, उस चीज़ को आपको इसमें फील करना है, तभी तो पता चलेगा ना भाई इसमें क्या होगा। तो इसमें इसके यह उसके आगे रोहन है, तो इसमें क्या फील किया जाएगा, फटाफट बताएंगे भाई इसका सही जवाब क्या होगा। लेकिन नंबर के साथ आपको जवाब करना है, नंबर के बिना आप जवाब करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बिना नंबर के आप जवाब करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यह रोहन का घर है, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन। अगला बताएंगे फटाफट, अगले का जवाब क्या है, 68 आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वह कश्मीर की प्राण, मतलब के प्राण है, की प्राण है, की प्राण है, का प्राण है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, फटाफट बताएंगे कश्मीर का क्या हो जाएगा, वह कश्मीर का प्राण है, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लास्ट है, पीताम्बर शब्द का शुद्ध रूप है। पीताम्बर जो शब्द होता है उसका शुद्ध रूप कौन सा होगा, तो यहाँ पे अगर इसके शुद्ध रूप की बात करेंगे तो कौन सा रूप हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिख रहा है वही आपका पीताम्बर जो होता है, यही इसका शुद्ध रूप है। अगला है, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है। परमेश्वर का जो है सही संधि विच्छेद क्या है, उस चीज़ को आपको बताना है। तो फटाफट बताएंगे परमेश्वर का संधि विच्छेद सही वाला क्या है। परम प्लस ईश्वर होता है, यहाँ पे परम प्लस ईश्वर होगा। ठीक है, इसमें आपका हलंत लगा रहना चाहिए तो सही रहेगा। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखेंगे परम प्लस ईश्वर आपका यहाँ पे सही है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। एक कौन सी संधि आएगी, गुण संधि की बात की जा रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सी संधि, गुण संधि, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आ है और ई है वो बाद में क्या बन जा रहा है, ए बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी गुण संधि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निर्देश दर का रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों से उचित सर्वनाम या विशेषण चुनाव करें। तो आपका यहाँ पे पहला है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, ऑप्शन में गड़बड़ी दिख रही भाई, ऑप्शन में यहाँ पे गड़बड़ी है क्योंकि पिछला ऑप्शन ही यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, लिख लीजिए वह, यह और नया और आज। तो इसमें से क्या हो जाएगा, वह लड़का बहुत चालाक है, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, वह लड़का बहुत चालाक है, तो आपका पहला ऑप्शन हो जाता है टाइपिंग में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है, यानी कौन सा जो इसमें ऑप्शन जो दिख रहा है उसमें कौन सा जो है भविष्य काल को इंडिकेट कर रहा है। तो भविष्य काल को इंडिकेट जो करने वाला है वो कह रहा है कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे क्या है कि दिल्ली जाना है, ये आपको भविष्य काल की इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, आपका कंटिन्यूअस प्रेजेंट में ही चल रहा है। विजय खाना पका रहा है, ये भी आपका कंटिन्यूअस प्रेजेंट में है। उसने मुझे पुस्तक, ये आपका पास्ट में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्यूचर में होने वाला कौन है, मुझे दिल्ली जाना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द जो ऐसा है कि वो जो विशेषण को बता रहा है। तो तालु जो होता है वो कैसा होता है, तालव्य, इसका जो विशेषण होता है तालव्य हो जाता है। तो तालु का जो है यहाँ पे तालव्य विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका क्या होगा सही उत्तर। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्प का विलोम पहचानिए। अल्प जो होता है उसका विलोम की अगर आप बात करते हैं तो अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, या बहु का अर्थ होता है अधिक। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा या बहु हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, सी ऑप्शन, अल्प का जो है विलोम क्या हो जाएगा, बहु हो जाएगा। यहाँ पे तो या थोड़ा होगा या तो बहु होगा, थोड़ा है नहीं, बहु इसमें दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंबर का समानार्थी नहीं। अंबर के समानार्थी की बात की जा रही है, अंबर का जो अनेक जो है यहाँ पे होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, अंबर का समानार्थी नहीं है। तो आकाश होता है, कपास होता है, वस्त्र होता है, लेकिन धातु यहाँ पे नहीं होता है। धातु यहाँ पे समानार्थी उसका नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द झूठ का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें भाई आपका झूठ का पर्यायवाची दे रखा है कि झूठ का जो है पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो फटाफट बताएंगे इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है, नंबर के साथ बताएं ताकि जो है क्लियर रहे। तो झूठ में क्या होता है, मिथ्या होता है और मृषा होता है एवं असत्य होता है।
तो आपका कौन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वचन जो है ये आपका झूठ में नहीं आ रहा है। आगे है, निम्न में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया। यहाँ पे योजक चिन्ह आपके सामने जस्ट लगाया हुआ दिख भी रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो वही आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है, निम्न में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। अपूर्ण वर्तमान काल की बात कर रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान, पार्थ खेलता है, इसमें जो है आपका क्या है कि प्रेजेंट पूरा दिख रहा है, ठीक है, इसमें पूर्ण हो गया। पूजा खेल रही, इसमें जो अपूर्ण यानी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की जा रही है, तो आपका पूजा खेल रही, इसमें अभी वो काम चल ही रहा है। इसमें भी देखिए कंप्लीट अखिलेश खेलता होगा, ये आपका तो चला गया, वैसे भी किस में चला गया, फ्यूचर में चला गया। कृष्णा खेल रहा होगा, ये भी फ्यूचर में चला गया, तो आपका इसमें जो है दो तो प्रेजेंट दिख रहे थे, लेकिन ये जो आपका इंडिफिनिट हो गया और ये जो आपका कंटिन्यूअस हो गया, यानी ये आपका अपूर्ण हो गया, ये आपका यहाँ पे अनिश्चित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है। संदिग्ध भूतकाल की बात कर रहा है, इसमें संदिग्ध जो भूतकाल आपको देखने को मिल रहा है कौन सा होगा। देखिए मैंने निबंध लिखा है, ये आपका तो कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। भूतकाल की बात कर रहा है, भूतकाल की संदिग्ध भूतकाल यानी वो जो है पूरा बीता भी नहीं है और आपका भी चल भी रहा है, इस प्रकार से मतलब संदिग्ध में वो आपका है। मैंने निबंध लिखा, ये भी आपका यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने निबंध लिखा होगा, मैंने निबंध लिखा होगा यानी वो चीज़ बीत गई है, लेकिन हमें जो है संदिग्ध है, मतलब हमें संदेह है कि हमने निबंध लिखा था या नहीं लिखा था, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैंने निबंध लिखा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, क्षीर का पर्यायवाची है, क्षीर के पर्यायवाची की बात कर रहा है, तो क्षीर के जो पर्यायवाची क्या होते हैं, दूध होते हैं, पावक होते हैं एवं गोरस होते हैं। क्षीर होता है, यहाँ पे पावक होता है, और कौन सी इसमें से क्या कह रहा है भाई, पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें से जो दे रखा है दूध है, दूध दे रखा है, यानी सी ऑप्शन इसका दे रखा है। खीर यहाँ पे है, उसकी जगह पे आपका क्या रहता, वो तो क्षीर तो पूछ ही रहा है, ठीक है। पावक हो जाता, अगर गोरस रहता तो भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे केवल दूध है। संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। संस्कृत से जो विकृत होकर आएंगे शब्द उनको हम क्या कहेंगे, यानी उससे जो बन करके जो आते हैं उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं, उनको हम तद्भव कहते हैं। और संस्कृत जो शब्द होते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है। तत्सम आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें तत्सम कौन सा शब्द देखने को मिल रहा है, तो तत्सम भाई कौन सा इसमें शब्द आपको देखने को मिल रहा है, तो बेगम, चपरासी, जमीन। तो यहाँ पे बेगम तो आपका फारसी में चला गया, चपरासी आपका इंग्लिश वाला है, ठीक है, जबकि अस्थि आपका यहाँ पे तत्सम में है, ध्यान रखेंगे अस्थि आपका तत्सम है। अगला आपका 56 से 58 तक कह रहा है कि गद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्न दिए गए हैं, गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। चलिए भाई प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका गद्यांश दे रखा है, तो गद्यांश में आपका पूरा इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद उत्तर करना है। अब कह रहा है कि नास्तिक का अर्थ होता है, तो नास्तिक का जो अर्थ होता है उसका मतलब क्या होता है, भगवान को ना मानने वाला, सीधा सीधा ही इसका यही जवाब है, ठीक है। आप आराम से इसको पढ़िएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा। यहाँ पे पहला प्रश्न हो गया 56 वाला। 57 है, सांख्य तथा मीमांसा की गणना किस में होती चली आई है। सांख्य और मीमांसा आपको इसमें कहीं न कहीं दे रखा होगा, तो सांख्य और मीमांसा आपको ढूंढना है इसमें कहाँ पे है। तो आप इसको जब बढ़िया से पढ़ेंगे यानी अच्छे से जब इसको पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा सारी चीज़ें कि इसका आंसर कहाँ पे दिया होगा। तो क्या होता है कि नास्तिक दर्शन में सांख्य तथा मीमांसा की गणना किस में होती चली आई है, नास्तिक दर्शन जो होता है उसमें क्या होती है, इन दोनों की गणना होती चली आई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। तो अब इसमें कौन से आंसर की बात की जा रही है, तो जैन और बौद्ध जो होते हैं वो कैसे ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 ही धर्म है ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, वो कौन कौन से धर्म आपके हैं, तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आपका, यहाँ पे बुद्ध धर्म, जैन और बौद्ध धर्म की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 58 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न है, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो काफूर होने का जो है अच्छा जो इसका मतलब निकल रहा है वो क्या होना है, भाग जाना होना। अगला है, निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। इसमें से आपका पुल्लिंग छाटना है भाई, इसमें पुल्लिंग जो है कौन सा है, तविस्विनी, हंसिनी, परोपकांड, ये सब स्त्रीलिंग है, जबकि तेजस्वी जो है पुल्लिंग शब्द है। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है। तो बेताल जो पच्चीसी है वो उदाहरण किसका है, तो इसके अगर जवाब करेंगे सही उत्तर के तो इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई, बेताल पच्चीसी जो है क्या होगा, देखिए अपूर्ण संख्यावाचक आपका है, ठीक है। इसका ध्यान रखिए कैसा है, ये अपूर्ण संख्यावाचक है। बेताल पच्चीसी जो है यहाँ पे अपूर्ण संख्यावाचक है, समुदायवाचक है, पूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक।
तो इसका क्या होगा उत्तर, सही से ही बताएंगे सभी। तो ये जो होता है बेताल पच्चीसी जो है क्या होता है, समुदाय वाचक है, ठीक है। समुदाय वाचक जो है विशेषण है, यानी आपका यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। ना तो ये अपूर्ण संख्यावाचक है, ना तो पूर्ण संख्यावाचक, ना ही क्रमवाचक, यानी कौन सा है आपका बी ऑप्शन। मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा, मैंने आम ले लिया, इसका बहुवचन आपसे पूछा जा रहा है, तो मैंने आम ले लिए, मैंने आम ले लिए, ए इसका बहुवचन हो जाएगा। अगला है छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार आपको पहचानना है। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में अलग जो आपका यूज किया गया है, किसकी बात कर रहा है, अलंकार की बात कर रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार आपका यूज हुआ है उसकी बात कर रहा है। तो इसमें जो प्रयुक्त अलंकार है वो क्या है, उपमा। उपमा की बात क्या होती है, जहाँ भिन्नता रहते हुए भी उपमेय की उपमान के साथ क्या होता है, समानता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार आपका निकल के आया भाई, उपमा अलंकार की बात की जा रही है, यानी 63 का थर्ड हो जाएगा। उसके बाद करने का तरीका मुझे अत्यंत, अब यहाँ पे भाई फील करना है, करता है, दिए गए विकल्पों से सही का चयन करके रिक्त स्थान की क्या करना है, आपको पूर्ति करना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है। अगला है जिंदगी नामा के लेखक कौन है, तो जिंदगी नामा जो लेखक कौन है, कृष्णा सोबती। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, इसमें से यानी स्त्रीलिंग शब्द कौन सा आपका दिया है, तो स्त्रीलिंग शब्द की बात कर रहा है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो है क्या होगा, इसमें से फटाफट बताएंगे भाई, स्त्रीलिंग शब्द इसमें कौन सा होगा, राजन, अग्रजा, छात्र, सागर। तो इसमें जो अग्रजा होता है वो क्या होता है, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। छात्र भी, सागर भी, राजन भी, ये आपके पुल्लिंग है यहाँ पे। अगला है हीरक सी, समीर, माला, जप, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसमें भी आपका क्या है कि उपमा अलंकार की बात की जा रही है, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। हीरक सी, समीर, माला, जप में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है आटे में थोड़ा नमक डाले, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने। जो व्याकरण है उसको आपको पहचानना है कि इसमें कौन से व्याकरण का उपयोग किया गया है। तो आटे में थोड़ा सा नमक डाले, इस वाक्य में जो है क्या है कि अनिश्चित परिणामवाचक जो है, अनिश्चित परिणामवाचक का यूज किया गया है, यानी जो आटा डालना है उसका हमें जो है यहाँ पे निश्चित नहीं है कि कितना आटा उसमें डालना है। निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करें, जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। जीवन और मरण जो होता है कैसे, विधाता के हाथ में है। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है भाई, ये जो है इसका सही क्या होगा। इस वाक्य में जीवन और मरण जो है त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पे जीवन और मरण विधाता के हाथ में, तो यहाँ पे डैश रहना चाहिए था, ठीक है। जीवन और मरण यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, यहाँ पे डैश आपका रहता तो आपका सही हो जाता, यानी आपका क्या था, योजक चिन्ह की बात की जा रही है। दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है, पंडित का जो स्त्रीलिंग होता है उसकी बात की जा रही है, तो पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा, पंडिताइन हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पंडिताइन। अगला प्रश्न है अखियां हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। अखियां हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस, आपसे यहाँ पे इस बार रस पूछा गया है। तो यहाँ पे जो रस आपसे पूछा गया उसके बारे में अगर आप बात करें तो इसमें कौन सा रस होगा भाई, इसमें वियोग होगा, क्योंकि आप देखिए अखियां हरि दर्शन को भूखी, तो यहीं से आपको समझ में आ जा रहा है, ठीक है। अगला है कनक कनक तेज सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बौराए नर, या पाए बौराए, वा पाए बौराए। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, तो ये अलंकार आप सभी पहचानते होंगे, तो इसके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर तो भाई समस्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही शब्द की जो है क्या है, दो बार है, और इसके जो अलग अलग अर्थ भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग अर्थ दिए गए हैं, और इसी के साथ ही कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहों सु दशरथ अजीर बिहारी। उपयुक्त पंक्ति में छंद की पहचान करना है, तो इसमें कौन सी छंद भाई आया है, इसको बताइए फटाफट। तो कौन सा छंद होगा, ये भाई चौपाई भी आपको बोलते हैं, है ना, ये चौपाई के तौर पर यूज किया जाता है जब रामायण वगैरह होता है घर में। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, इसको फटाफट आप लोग को बताएंगे। तो इनमें कौन सी पुस्तक लिखी गई भाई, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है किसके द्वारा लिखा गया, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है रसिक प्रिया के लेखक हैं, तो रसिक प्रिया जो है उसके लेखक कौन है। राइट आंसर की बात करेंगे तो वही डी ऑप्शन केशवदास।
केशवदास जो है रसिक प्रिया के लेखक हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। इनकी जो अनेक रचनाएं और हैं, जैसे रामचंद्रिका हो गया, कवि प्रिया होता है, छंदमाला हो गया, ठीक है, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए आपकी हिंदी और जीके कंप्लीट। अब यहाँ पे गणित देखेंगे। गणित में आपका पहला प्रश्न है, यदि आपका √3 है उसके पावर 5 है और इंटू 9√2, यहाँ पे जो है 9 के पावर 2 है इक्वल टू 3n इंटू 3√3, तो n बराबर क्या है। n आपका जो यहाँ पे दे रखा है 3 के पावर में, तो उसकी बात कर रहा है कि n के जो है बराबर में आपका क्या होगा। तो आपको यही बताना भाई, और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। देखिए इसको करना कैसे, आपका जो ये चीज़ आपका है, जो ये लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही लिखेंगे, तो इसको हटा देते हैं। डायरेक्टली हम इसको लिखते हैं 3 के पावर में। अब यहाँ पे भाई 5 आपका ऊपर है और 1 आप आपका हाफ जो होगा वो नीचे होगा, तो इसको हम 5/2 सीधे लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे 9 पावर में 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो 9 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो इसको भी हम इसी प्रकार से लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 2, ठीक है, इक्वल टू 3 के पावर n इंटू 3√3 है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे 3 के हाफ लिख सकते हैं, ठीक है, 3 हाफ हम लिख सकते हैं। और बीच में एक 3 और लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम 3 हमारा अंदर है, तो पीछे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस चीज़ को आप कैसे और लिख सकते हैं, तो इन जो है यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3 के पावर 4 हो जाएगा, तो इसको हटा दो, इसको हटा के यहाँ पे लिख दो सीधे 3 के पावर 4, ठीक है, 3 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों जो है आपके हर क्या है, जो आपका यहाँ पे देर का बेस जो है, आधार दोनों का सेम है, तो ये हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 5/2 और प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, आगे क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे जो देखिए आपका 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी है, तो सभी आपको मिला के क्या हो जाएगा, एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। अब इस चीज़ को आपको पावर में रखना चाहिए था, नीचे लिख दिया गया है। तो अब इसको लिखेंगे जब 3 के पावर में n प्लस का आप क्या लिखेंगे भाई, 1 लिखेंगे, क्योंकि 3 की घात 1 भी तो है। और यहाँ पे जो 1 ए इसके लेते हैं, क्योंकि इसका जो है आपका रूट रहेगा वहाँ पे, ठीक है, रूट था तो हाफ हो जाएगा, 1 होगा, और यहाँ पे 1/2 हो गया। इसको थोड़ा से और छोटा कर देते हैं, ताकि जो क्लियर एक ही बार में आ जाए। अब हमने यहाँ पे 3 के पावर जो है 5/2 प्लस 4 कर लिया, इक्वल टू जो है 3 के पावर में n प्लस 1 प्लस हाफ आपका कर लिया है, यानी आधा कर लिया है। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 5 13, यानी 3 के पावर 13/2। ओके, बराबर लिखो। अब यहाँ पे क्या है आपका, देखिए ये आपका 2 है और ये आपका 1 है और यहाँ पे n है, तो इनको आप जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n यहाँ पे 3 तो लिख ले भाई, 3 लिख लो, और n प्लस आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 1 है और आपका यहाँ पे हाफ है, तो इनको जब जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये पावर में आपका है। अब आपको करना क्या है, इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, जो घाते हैं उनका कंपैरिजन कर लेंगे। तो 13/2 है भाई, यहाँ पे 13/2 इक्वल टू, अब यहाँ पे n प्लस में आपका 3/2 है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपका, देखिए इस 2 को जो है यहाँ पे मल्टीपल करके, उसके बाद जो या तो डायरेक्टली इसको उठा के इधर कर दो, डायरेक्टली अगर उठा के या इधर करोगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 13/2 और 3/2, तो कितना हो जाएगा आपका 10/2 हो जाएगा। और इसको जब काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 5 आ जाएगा, n बराबर 5 आएगा, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। n बराबर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला 0.8 के पावर जो है आपका डैश लगा रखा है, ठीक है, डैश लगा रखा है, तो उसको आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो उसके ऊपर बार कहा जाता है, उसको मैथ की भाषा में उसको बार कहा जाता है, तो वो लगा रखा है, तो उसको आपको जवाब करना है। तो इसका आपको क्या हो जाएगा, जितना देखिए यहाँ पे जितने अंकों पर बार होता है उतना क्या कहते हैं हम दशमलव, यहाँ पे 9 दशमलव घटाने की बात करते हैं। यहाँ पे 9 से जो है हम क्या करते हैं दशमलव, उसको लिखते चले जाते हैं। अब जैसे 1 अंक बाद है तो इसको हम जब लिखेंगे 8/9 लिखेंगे, तो बस यही चीज़। अभी 2 पे रहता है तो हम क्या लिखते हैं 8/99, ऐसे लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दे रखा है तो 8/9 हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन ही सीधा सीधा जो कुछ भी इसमें नहीं करना था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, एक धनराशि ए बी सी और डी के मध्य 5 2 4 3 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि सी को 2000 डी से अधिक मिले तो बी का भाग क्या है, बी के भाग को जो है क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको पकड़ते हैं पहले, उसके बाद आपको पता चलेगा।
अब यहाँ पे ए बी सी डी की मध्य जो है इनके अनुपात में बांटी गई, कितना कितना है 5 है। रेशियो को लिखते चलेंगे भाई, 2 है, 4 है, 3 है। के अनुपात यदि सी जो है, सी को 2000 डी से अधिक मिले हैं, सी जो है आपका ए है और ये आपका डी है और ये आपका बी और ये आपका ए, और इनको लेकिन वास्तव में कितने अधिक मिले हैं भाई, एक ही तो अधिक मिल रहा है, यानी एक ही तो अधिक मिला, यानी यहाँ पे 4 से 3, यानी जो सी है उसको डी से कितना अधिक मिला, एक अधिक मिला, जबकि वास्तव में यहाँ पे जो रुपीज़ में कितना है 2000 है। तो अब आपसे पूछा कि तो बी का भाग क्या है, तो बी को इसमें क्या करेंगे, इस 2000 से यहाँ पे डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इसका मल्टीपल कर देना है, क्योंकि एक बराबर अगर 2000 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो इसका आंसर 4000 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। कुछ भी नहीं करना था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ से डायरेक्टली आप डिफरेंस लो, डिफरेंस लेने पे आपको पता चला कि एक डिफरेंस है, लेकिन वास्तव में जो रुपीज़ में डिफरेंस कितने का है 2000 का है। 2000 एक बराबर है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना था। अगला है ए कामा बी स्क्वायर से अनुक्रमानुपाती में है, यदि बी बराबर 2 ए बराबर 8 तो ए ज्ञात कीजिए ए अगर बी बराबर बी हो, यानी जब ए आपकी कंडीशन में रही है तो यहाँ पे जो है बी बराबर 2 हो रहा है, ए बराबर 8 हो रहा है, तो ए ज्ञात करना है कि जब आपका बी बराबर 5 होगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा। देखते हैं, आपका ए आपका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना रहा है बी के स्क्वायर में। अब यहाँ पे हम उसको ले लेते हैं, किसको भाई, नियतांक को ले लेते हैं। एक क्या करते हैं, नियतांक को ले लेते हैं, ताकि जो आपका यहाँ पे हमें आसानी हो, सुविधा हो इसको करने में। ओके, अब इसको अगर हम के बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के बराबर अगर आप लिख रहे हो तो ए बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्टली फिर से उसी को आप लाना चाहेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। अब ए बराबर उसने दे रखा है 8, ऊपर 8, और बी बराबर क्या दे रखा है 2, 2 का यहाँ पे 4 हो गया, तो इसको जब आप काटेंगे तो आप क्या आएगा 2 आएगा, इसको आप काटेंगे तो 2 आ जाएगा। अब बी की बात कर रहा है कि बी बराबर जब आप यहाँ पे 5 रख रहे हैं तो के तो हमें मिल गया है, के बराबर हमारा क्या आ गया 2 आ गया, और ए हमें फाइंड आउट करना है, बी हमारा जब क्या होगा 5 होगा। अब भाई यहाँ पे आपका 2 है ए और आपका 1, और यहाँ पे आपका 25 हो गया, क्योंकि बी का आपका स्क्वायर दे रखा है। तो अब इसका मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा, तो ए बराबर क्या आएगा 25 तो नहीं 50 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 50 आएगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 1% से बढ़ाई जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सिंपली कर लेना है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, तो यहाँ पे 2 1 हो गया, प्लस का आपका 1 स्क्वायर बाई 100। अब यहाँ पे 2 हो गया, ऊपर जब आप यहाँ पे 1 आएगा तो उसमें जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.01 आएगा, यही तो आएगा। यहाँ पे डेसिमल नहीं, यहाँ पे आपका 0.01 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप इसमें आप जोड़ेंगे क्या आएगा 2.01% आएगा, यानी यही इसका उत्तर है, 2.01% इसका आंसर है। कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल है। या तो आप जो है इस फार्मूले पे लगा लो भाई, x प्लस वाई प्लस में आपका एक्स वाई बाई 100, जैसे आपकी इच्छा वैसे लगा लीजिएगा। ये जो है रेक्टेंगल वगैरह में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। इसका रेक्टेंगल में हो या जो है जैसे कि चीनी के मूल्य में बढ़ोतरी हो गई और जो है फिर कोई अपनी खपत में कितना कमी करे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। अगला है 15 सेबों का क्रय मूल्य जो है 20 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत आपको देखिए 15 आपका है, ये क्या है आपका भाई 15 सेबों का क्रय मूल्य, 20 सेबों को विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए ये आपका क्या है CP है, यानी कॉस्ट प्राइस है, और 20 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 आपका क्या है SP है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम CP और SP को लिखें तो आपका CP जो है यहाँ पे देखिए SP के सामने जस्ट यहाँ पे क्रॉस होगा और ये आपका 15 होगा। तो अब यहाँ पे हमें ऊपर नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। ये 4 से अगर काटते यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और 5 15, तो यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। तो 4 पे हमें 1 का लॉस हो रहा है गुणे 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, यानी 25% का टोटल हमें क्या होगा लॉस हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत कितना है 25% आपका आ गया, 25% यहाँ पे लॉस परसेंट। अगला है 5 × 625 पावर में आपका 0.25 आपका दे रखा है, इसको कैसे करेंगे 5 × 625, इस 0.24 को आप क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/4 हम इसको लिख सकते हैं कि कोई भी इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत होगी तो भाई वो बता देगा।
कमेंट कर दीजिएगा आप लोग अगर किसी को समझ होगी। तो 5 की पावर जो है अगर आप 4 करो तो आप जो है यहाँ पे 625 के पास पहुँच सकते हैं, क्योंकि 5 का जो है क्यूब आपका 125 होता है। 125 का फिर से आप मल्टीपल करेंगे 5 बार तो आपको पहुँच जाएंगे किसके पास, 625 के पास। अब यहाँ पे 1/4 आप तो पहले से ही है। अब आपका क्या होगा कि ये जो आपका पावर ये है ये आपका दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, 5 × 5। आंसर क्या आएगा, 25। आंसर 25 यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी संख्या n+1 n+2 के रूप में लिखी जा सकती है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी एक प्राकृतिक संख्या है तो इस रूप में लिखी जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि n बराबर हम कुछ भी मान सकते हैं, n बराबर हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे n बराबर आप 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आप जो है मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर हम क्या करें कि n बराबर 1 रखें, n बराबर हम क्या करें 1 रख रहे हैं, तो 1 अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, देखिए 1 रखेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 + 1 हो जाएगा और 1 + 2 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1 और यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में हमारा क्या है नहीं दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन में हमारा नहीं दे रखा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पे 2 रखना पड़ेगा। 2 पे देखेंगे 2 पे नहीं आएगा तो फिर 3 रखेंगे, ऐसे आपको रखते हुए चले जाना है। तो हम क्या करें 1 पे रखे तो हमारा आंसर नहीं है, चलो 2 को रखते हैं भाई। तो अगर 2 रखेंगे 2 होगा, 2 + 1 हो गया और 2 + 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 3 और यहाँ पे क्या होगा 4, 4 × 12 दूनी 24, 24 भाई ऑप्शन में, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, यानी सी ऑप्शन सही है जो कि ऑप्शन में दे रखा है। तो यार हम जो इन्फिनिटी कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 4 आपकी जहाँ तक इच्छा हो सब रखें, बस आंसर आपका मैच करना चाहिए। प्रश्न है, यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार 4 मीटर और कर्ण जो है 5 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे क्या कर रहा है कि इसका क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है। तो अब इसमें जो है दूसरी जो भुजा निकल के आएगी वो क्या होगी, देखिए ये आपके यहाँ पे 4, 5 और 3 एक ट्रिपलेट होते थे, इनको आपको याद करना है। 3, 4, 5 जो है ट्रिपलेट होते हैं, तो इनको आपको क्या करना है डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है, इनको निकाल लेना है आपको। या तो आप पाइथागोरस प्रमेय करके निकाल लीजिएगा भाई, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा तो भी लिखेंगे, 9 आएगा 9 का मतलब किसका स्क्वायर है 3 का। ठीक है, तो भी आपका 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज आपको निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपका क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू आधार हो गया, यानी बेस है ही आपका आधार है और ऊंचाई आपका यहाँ पे। ठीक है, ये ऊंचाई आपका लिखा हुआ है, तो हाफ आपका है। अब देखिए आपका ऐसे जब ट्रायंगल आपका बनाएंगे तो आपका यहाँ पे 4 मीटर क्या है ये आधार दे रखा है, 4 मीटर क्या दे रखा है आधार दे रखा है, और 5 ये जो है कर्ण दे रखा है, तो 3 आपका क्या होगा ये जो यही तो लंब होगा ना, यही तो आपका लंब होगा या यही आपका ऊंचाई हो जाएगा, यानी हाइट यही हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ पे जो आधार आपका कितना है 4 है और ऊंचाई कितनी हो गई 3 हो गई, तो भाई 4 × 12 और इसको 2 से जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा, यानी 4 × 12 या तो आप डायरेक्टली इसको काट दो तो 2 × 6 तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट आपका है तो ट्रिपलेट आपके बहुत सारे हैं, जैसे 5, 12 आपका होता है 13, उसका जो है 5, 12, 17 हो जाएगा। ऐसे आपको ट्रिपलेट जो है मैक्सिमम आपको कोशिश करना है कि उनको याद रखने की। सिंपल सा क्वेश्चन था, फार्मूला याद रखना है। अगला प्रश्न है, यदि एक आयत का परिमाप 200 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, उस चीज़ के बारे में आपसे बात की जा रही है कि भाई इसका क्षेत्रफल आपको बता देना है कि इसका क्षेत्रफल क्या आएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा फटाफट बताएंगे। अब आयत का आपका परिमाप दे रखा है 200 मीटर और 400 मीटर। ठीक है, आयत का परिमाप 200 मीटर और चौड़ाई आपका यहाँ पे जो है 40 मीटर दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं लंबाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। लंबाई अगर निकल गई तो मतलब समझ आयत का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं। तो परिमाप बराबर होता क्या है 2 आपका होता है और आपका L + B होता है। अब देखिए परिमाप आपका 200 मीटर दे रखा है, 2 हमने लिखा, L हमें नहीं पता है लेकिन B तो हमें पता है 400। ओके, अब इस 2 से हम क्या करते हैं इसको काट देते हैं, हमारा 100 हो गया और इधर हमारा L + आपका 400 बच गया। देखिए माइनस में आएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो आप जो है डायरेक्टली काटेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपका कुछ गड़बड़ तो नहीं, अच्छा सॉरी एक चीज़ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 400 हमने लिख दिया है। ठीक है, 400 लिख दिया है, इस वजह से गड़बड़ है। यहाँ पे 40 रहेगा, ये 40 रहेगा। अब इस 40 को उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी आपका जो यल आया वो कितना है 60 आ गया। यल आपका 60 हो गया भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। 200 मीटर है और 2 से हमने इसको काट दिया तो क्या आपके पास बचा
चलो भाई, तो ये हमारा कितना आ गया 60 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी आयत का जो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये इंटू बी। तो 60 इंटू 40 होगा, तो 6 चौक 24, 2400 आ जाएगा, यानी आपका बी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, परिमाप देखिए हमने निकाल लिया, वहाँ से यल को हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी लेंथ को फाइंड आउट कर लिया, लंबाई को, उसके बाद क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, 60 इंटू 40 कर लिया। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अगले प्रश्न को देखेंगे। रूट आपका 1.21 है और 0.1 आपका दे रखा है, तो इनको आप क्या लिख सकते हैं, इनको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, और इसको आप क्या लिख सकते हैं। तो इन चीज़ की अगर आप बात करते हैं तो इनको क्या करेंगे आप, ये जो आपका दे रखा है रूट में, इसको जो आप अगर 100 से दोनों साइड मल्टीपल कर दोगे तो क्या आपका हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा, और ये आपका जो दूसरा वाला वो आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और माइनस है तो ये आपका क्या आएगा 11 आएगा, और यहाँ पे आपका 10 आएगा। तो यानी आपका आंसर जो 1 आएगा। ठीक है, आप या तो डेसिमल में ही घटा लीजिए या तो डायरेक्टली जो 100 का मल्टीपल करके क्या कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, उस संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% 90 है, यानी 200% उसका क्या है 90 दे रखा है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ पे 80% उसका क्या होगा। कोई संख्या ऐसी है जिसका जो है दे रखा है, तो क्या कर रहा है, जिसका 200% यानी x का जो है अगर 200% कितना है भाई 90 है, तो हमें देखिए इसको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा x है क्या। तो यहाँ पे 2 हो गया, अब इससे काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, यानी x जो आपकी संख्या जो है वो कितनी है 45 है। अब आपसे कह रहा है कि इसका 80% कितना होगा, तो 45 का जो हमें 80% निकालने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 चौका 36, यानी इसका आंसर 36 हो जाएगा, यानी 80% जो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 10 है और लघुत्तम समापवर्तक क्या है 45 दे रखा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, इनके गुणनफल की बात कर रहा है, इनका जो मल्टीपल होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, तो 45 और 10 आप कर दो, कुछ भी नहीं करना, 45 और 10 कर दो तो 450 हो जाएगा। तो यही तो आंसर होगा कि और कुछ आंसर इसका, भाई यही इसका आंसर है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। अगला प्रश्न आपके है, 9, 11, 12 और 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो मतलब सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी संख्या होगी उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका जो लासा हम अगर लेंगे तो सबसे पहले जो इनका एलसीएम आएगा वो आपका इनका एलसीएम आएगा चारों का मिला करके 5, 1 और 4, 8। आप सिंगल मतलब आप जो है एक साथ लिख करके ऐसे जो है लिख करके 9, 11, 12, 13 आप ऐसे करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, समय काफ़ी लग जाएगा। तो आपका 5, 1, 4, 8 जो इसका एलसीएम हो जाएगा किसका 9, 11, 12 और 13 का। और 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो क्या होगा 9999 हो जाएगा। 9999 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे 9999 को जो 5148 से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, तो कितना आएगा 4851 आ जाएगा। तो जब इसको जो हम क्या करेंगे इससे जब भाग देंगे 5148 से तो हमारे पास आएगा क्या, यानी बचेगा क्या हमारे पास शेषफल जो बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 4851, यानी इतना हमारे पास शेषफल बच जाएगा, इतना हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा। अब इस रिमेनिंग को क्या करना है, उसको जो है इसमें से घटा देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका 9 है और लास्ट में आपका 1 है, तो यानी घटाएंगे तो 8 आएगा, यानी इसमें से तो ये तो एलसीएम था, ये तो ऐसे भी नहीं होगा, यानी यही वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, यही वाला इसका आंसर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ गड़बड़ हो रही है भाई, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे घटाएंगे तो ऐसे ही 5 4 9 5 आएगा सीधे ही आगे। ठीक है, गड़बड़ी हो गई थी। ध्यान रखिए, ये तो एलसीएम वाला ही आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, एलसीएम वाला ही सही है, जो एलसीएम हमने लिया था वही आपका यहाँ पे, इसको लेस करने के बाद भी वो आपका वही आएगा, सेम आपका आएगा, क्योंकि जब डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल इतना बचा है, डिवाइड किससे किए इससे किए, तो इतना ही जब बचा है तो वही चीज़ हमारा फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यानी पहला वाला ऑप्शन ही इसका सही है, ये वाला नहीं होगा, इसको ध्यान रखेंगे, ये वाला आपका आंसर पहला वाला सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका है, एक धनराशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित की गई, यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता तो 300 अधिक मिलते, तो मूलधन क्या है। आपसे क्या कर रहा है कि मूलधन के बारे में पूछा जा रहा है।
अब यहाँ पे धनराशि को अगर हम यक्स मान के लगाएं तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली लगाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यक्स मान लें तो यक्स है, और यहाँ पे इसको नीचे वाले में लिखते हैं। देखिए यक्स आपका है और समय कितना देर का, 2 देर का है, निश्चित दर पर, यानी जो आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका क्या है, यहाँ पे डिफाइन है, यानी वो निश्चित है, यानी हम उसको आर ले लेते हैं। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दूसरी साइड कह रहा है यदि इसे 3% से हम क्या कर रहे हैं कि बढ़ा दे रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे 2R यस है, यानी यक्स आपका यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी समय तो आपका उतना ही है यक्स यहाँ पे, और नीचे आपका क्या है 100 है, तो अभी तो हमारा सेम ही चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि इस वाले में जो ए हमारा है इसमें अब इंक्रीजिंग की जा रही है। पहले तो हमने सेम लिखा है, क्यों, अब कह रहा है कि यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता है, यानी जो हमारा आर है अब उसकी जगह परिवर्तन किया जा रहा है, अब उसकी जगह लिखा जा रहा है R+3, समझना इसको, R+3 किया जा रहा है, और लेकिन हमारा जो समय है उसको अभी सेम रखा गया है, समय में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। और यहाँ पे क्या है, यक्स आपका वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास जो नई चीज़ आ गई निकल के, वो क्या हो गई, यहाँ पे ये आपका 2 हो गया और बटा में आपके यानी R+ आपका 3 हो गया। तो हमें पैसा कितना अधिक मिला उसके बारे में हमें बात करना है, हमें पैसा कितना अधिक मिलेगा वो भी तो देखना है। अब यहाँ पे देखिए 3 का अगर बाहर आप मल्टीपल करते हैं, यानी 3 आपका है यहाँ पे, तो 2 आपका पाई हो जाएगा पहले, और यक्स भी तो है, यक्स को भी तो आप साथ में लेके चलेंगे, तो 2 और R यक्स हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार फिर से, तो 2R यक्स हो जाएगा और प्लस आपका, अब देखिए आपका दूसरा क्या था, R+3 था। अब इस 3 में आपको क्या करना है, 2x का मल्टीपल करना है, तो 2 आपका 6 हो जाएगा और आपका x हो जाएगा, और बाई में आपका 100 हो जाएगा। इतना है ना, इतना क्लियर सभी को। अब इस चीज़ के बारे में देखिए आगे जो डिफरेंस है, तो 300 रुपये क्या होते हैं कि अधिक मिलते हैं, यानी उसका जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 300 रुपये का आएगा, यानी इनके बीच का जो हमारा डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 300 रुपये का आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है 2R यक्स प्लस का 6 और बाई में 100, इसमें से जो हम किसको लिस्ट कर रहे हैं, तो दूसरा वाला जो आपका दे रहा है ए वाला, यानी 2x और r, इसको हमने इसमें से लिस्ट किया। तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास एक्स्ट्रा जो है 300 आ रहा है, यानी हमारे पास जो 300 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो जो यहाँ पे क्या है, इसको लेस करने के बाद जो पहला वाला उसको हम जब लेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स्ट्रा वाला जितना है वो निकल करके आपके सामने आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, अगर आप डायरेक्टली चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, इस चीज़ को आप अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं 2RX/100 प्लस में आपका 6x/100 और माइनस आपका 2x और R ये 100, आपका ये माइनस है, ए प्लस है, ये दोनों आपस में कट सकते हैं, ठीक है, आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 6x/100 बचेगा। तो हम इसी को सीधे लेकर चलेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, इसी को हम सीधे लेकर चलते हैं। और हमारे क्योंकि इसके बाद जो है 300 लिखा हुआ है, तो बचा क्या, 6x/100, इसके बराबर कितना है, 300 है। तो इसका मल्टीपल यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा, तो 3 गुणे आपका 100 हो गया। अगर 6 से काटे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, तो ये आपका 50 हो गया, और 50 और 100 आपका यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5000 आपका गुणा हो जाएगा। तो आपके किसके बारे में पूछा गया था, यक्स के बारे में पूछा गया था। यक्स हमें फाइनली मिल गया है, कितना मिला है, 5000 मिल गया है, यानी हमारा जो मूलधन है कितना है, 5000 रुपये है। कहीं दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा, ठीक है। बाकी जो है आपने 1 बाय 1 स्टेप अगर देखा होगा तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला प्रश्न है 1200, यहाँ पे 12000 की राशि 5 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों के बाद यह कितनी हो जाएगी, यानी 20 वर्षों के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो फटाफट बताएंगे भाई इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसको करना कैसे, कह रहा है कि 12,000 रुपये है, इसकी कंडीशन क्या है कि 5 वर्ष में जो है क्या हो रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगनी हो जाती है, यानी वो जो है अपना यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगी, यानी 5 साल जो है आपका ये पहला अगर हमने 5 साल लिया तो कितनी हो जाएगी, 24,000 हो जाएगी। 5 साल हो गया, 5 साल बाद ये क्या हो रही कि 24 आपका यहाँ पे जो है हो गई, ये पहला और ये आपका दूसरा। अब यहाँ पे दूसरे की बात देखिए, अब ये फिर से आपका दुगना हो जाएगी, यानी आपकी 48 हो जाएगी, 48,000 आपकी हो गई, कितनी होगी, 48,000 हो गई, ठीक है। ये आपकी 48,000 यहाँ पे, अच्छा ये पहला वाला आपका रहेगा, ये इसको पहला नहीं देंगे, यहाँ पे आएंगे पहला, और ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है,
ये आपका दूसरा हो गया। यहाँ पे तो एक कंडीशन दी गई थी, उसके हिसाब से हमने बढ़ना शुरू किया है। अब जानिए अगले साल जो है आपका पहली जो हमारा कंप्लीट हुआ है, यानी जो दुगना हुआ है वो आपका 1 यहाँ पे हो गया, ये 2 हो गया। अब अगले फिर आपका दुगना हो जाएगी, 48 दूनी 96 हो जाएगी, यानी आपका ये क्या हो गया 3 हो गया, यानी यहाँ पे 5। अब देखिए वर्ष कितने हुए 5 5 5 यानी 15 हो गए हैं। हमारे पास एक और बचा, यानी 1 साल और बचे हुए हैं। अब 1 साल और बचेंगे, इसमें 5 हम ऐड करेंगे, यानी ये आपका चौथा आपका हो जाएगा, यानी 4 बार हमने इसको किया है, यानी आपका 4 बार करेंगे 4 पंजे 20 भी हो जाएगा। अब इसमें फिर से 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 18 1 19 यानी 192 हो गया, और आपके 3 जीरो लग जाएंगे, यानी 1,92,000 आएगा आंसर, 1,92,000 यानी बी ऑप्शन। आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी पहले जो आपका बढ़ेगा 24 हुआ, फिर दूसरे में जो 48 हुआ, तीसरे में जो 96, चौथे में जो है फाइनली जो है 1,92,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली आप ऐसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर सही लेकर आना है और कुछ भी नहीं करना है। इसको आप आराम से कर लीजिएगा, साइड में कर दिया है मैंने, ठीक है। प्रश्न है कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है आपसे कि इसमें जो है कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें जो ऐसी है जो आपका क्या हो सकती है, वो डिवाइड हो सकती है। तो अब अभाज्य संख्या इसमें से फाइंड आउट करना है, तो अभाज्य संख्या 103 जो क्या हो सकती है, डिवाइड नहीं हो सकती है। तो अब आपको जो है एक एक जो है मल्टीपल करके आप चेक करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो उनको ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पे आपका बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका सही है कि जो आपका क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, जो आपका क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको कर लेंगे आराम से। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपके प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है। भाई क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं वाला है, 92 वाले में कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। अच्छा अच्छा, हाँ भाई, जब आप अगर इसको 2 से भी कर रहे हैं तो भी 2 बचे, अभी यार बच रहा है, ये गलत है, गलत है, सही है, आप लोग सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 141, ठीक है, 141 फिर होगा आंसर, इसका ध्यान रखेंगे। फिर एक आपका 141 यानी डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। सभी लोग यही कह रहे हैं डी ऑप्शन ही है, ठीक ठीक, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए यक्स का मान क्या है, जहाँ यक्स x+1 x+2 सभी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। तो वहाँ पे आपको इसका बताना है। पिछले प्रश्न का भाई डी हो गया है, हाँ डी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। अब देखिए अगर यक्स बराबर हम क्या करते हैं, एक रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। यक्स बराबर हम क्या करते हैं, एक रख के चेक कर लेते हैं, जीरो रखने से कोई मतलब है नहीं, एक रख के चेक कर लेते हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं होंगे। तो यक्स बराबर 1 हमने रखा तो 1 हो गया, और यहाँ पे जो है यक्स आपका 1 1 आपका 2 हो गया, और ये आपका 1 + 2 यानी आपका 3 हो गया। तो ये तीनों आपकी संख्या ऐसी है जो खुद से ही केवल विभाजित होंगी और किसी से नहीं, या तो 1 से या तो खुद से ही विभाजित होने वाली तीनों संख्याएं केवल 1 और स्वयं से ही विभाजित होगी। और जीरो रखने पे आपका क्या हो जाएगा कि जीरो अगर आप रख रहे हैं, देखिए जीरो अगर रखेंगे x+1 और x+2 में जीरो, ये तो ठीक है, चलो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जब रखेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 से भी है, यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे अभाज्य, ये अभाज्य संख्या नहीं, ये तो आपका क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो x का मान क्या है, जहाँ x x+1 x+2 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे रखना सबसे ज़्यादा उचित है और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी आंसर सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है एक भिन्न के अंश और हर का योग, एक भिन्न का जो है अंश और हर का योग जो है 14 है। यदि अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में 3 घटाया जाए तो एक हो जाता है। क्या होता है भाई, यह जो है 1 हो जाता है। अंश जो है मान लेते हैं x और हर जो मान लेते हैं y। अंश आपका जो है x मान लिए और हर जो है y मान लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों का योग जो दे रखा है x + y = कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, यानी 14 दे रखा है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ा जाता है, अंश में हम क्या कर रहे हैं 1 जोड़ रहे हैं और हर से 3 घटाया जाता है, तो क्या हो रहा है कि ये 1 हो जाता है, यानी इसके जो इक्वल टू आएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए x+1 और y -3 हो जाएगा, x माइनस। अब यहाँ पे अगर हम केवल जो है एक साइड लेके जाएं तो x - y हो जाएगा, और ये आपका -3 है,
और ये जो 1 है ये भी इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपका माइनस का 4 हो जाएगा इधर। ठीक है, फाइनली जो माइनस का 4 उधर आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस का 4 आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे जो इसको क्या करोगे, आपके 2 इक्वेशन आपके पास बनेंगे, क्योंकि एक आपका इक्वेशन ए है और दूसरी इक्वेशन आपकी एक है x माइनस वाई बराबर यहाँ पे जो है 4 आपका वो भी माइनस का दे रखा है। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब क्या करते हैं, इनको जो है हम सेट करते हैं। अब देखिए, पहली जो हमारी इक्वेशन एक है x प्लस 14 और दूसरी जो इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू जो है माइनस का 4। हमारे पास 2 यहाँ पे समीकरण आ गए हैं। हम इनको क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने जोड़ने पे लिखा, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस है तो आपस में कट जाएंगे, 2x हो गया। यहाँ पे जो हम जोड़ रहे हैं तो या तो आपको माइनस तो है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 और आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस और ये आपका यहाँ पे 14 आ जाएगा, 14 और ये आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका 2 5 यानी x बराबर आपका कितना आ गया 5 आ गया। x बराबर कितना आ गया 5 आपके पास आ गया। यही तो आपको चाहिए और कुछ भी नहीं करना है। x का एक वैल्यू आपको पता चल गया, यानी x आपके पास आ चुका है कि यहाँ पे आपका कितना है 5 है। तो अगर x आपका 5 हो गया तो दूसरा वाला भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारा x प्लस वाई बराबर कितना है 14 है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 5 को लेस करो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, यानी y बराबर 9 है और x बराबर आपका 5 है, तो y बराबर 9 हो गया। तो भिन्न क्या है, आपसे भिन्न पूछा गया है। तो भिन्न जो हमारी बनेगी x बाई वाई बनेगी, यानी आपका x ऊपर 5 और नीचे आपका 9 होगा, 5/9 होगा। यानी आपका इसका जो आंसर हो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 5/9 होगा इसका राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आपको इसको जवाब करना है। देखिए, इसको प्रश्न आपका दे रखा है। प्रश्न है 9 संख्याओं के एक समूह का जो औसत कितना है 68 है, यानी 68 आपका दे रखा है। कह रहा है कि यदि इस संख्या को एक नई संख्या से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी बदल दिया जाता है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि बदल रहा है उनके, तो अब क्या हो रहा है, तो औसत 72 हो जाता है। तो नई और पुरानी संख्या के बीच का जो है अंतर है वो आपका कितना है। तो पहला आपको काम करना है 68 का मल्टीपल 9 में कर लेना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है 9 8 72 और यहाँ पे जो है 9 6 54, यहाँ पे 54 हो गया और यहाँ पे 54 में 7 जोड़ेंगे तो 61 आपका, यानी 612 हो गया। दूसरा आपका 72 हो रहा है, तो 72 का गुणा भी 9 में कर लेंगे, तो 9 दूनी 18 और 9 7 63, एक आपका 64 हो जाएगा, यानी 648 हो गया। इनका जब आप डिफरेंस लेंगे दोनों के बीच, तो 648 से अगर 12 आप यहाँ पे 612 को लेस करेंगे तो 36 आएगा। यानी जो आपका यहाँ पे दूसरी जो संख्या यहाँ पे ऐड की गई नई और पुरानी संख्या की जो डिफरेंस की बात कर रहा है, जो अंतर आपका आ रहा था वो कितना आ रहा था 36 का अंतर आ रहा था, और कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ पे जो प्रतिस्थापित किया गया उसके बाद कह रहा है, पूछ रहा था कि नई और पुरानी संख्या में अंतर कितने का है, तो कितने का है 36 का। चलिए अगला प्रश्न आपके है, यदि श्वेत को नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैगनी, बैगनी को नारंगी, तो मानव के रक्त का रंग क्या है। देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे, आपका लिखा गया श्वेत, श्वेत को क्या कह रहा है नीला, नीला जो है उसको क्या कह रहा है लाल, लाल को क्या कह रहा है भाई पीला, पीले को हरा, और इसको छोटा थोड़ा से करते हैं, आगे कह रहा है पीले को हरा कह रहा है, हरे को काला, हरे को काला, ओके, काले को जो है बैगनी कह रहा है, काले को बैगनी कह रहा है, और बैगनी को इधर हम लिख देते हैं, बैगनी को नारंगी। ध्यान रखिएगा इसका। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, जो आपका आंसर होगा वो आपका इधर वाला कभी भी नहीं होगा, यानी जो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है, जैसे मानव का रक्त कैसा होता है लाल होता है, तो लाल जो यहाँ पे दिख रहा है वो वाला आंसर नहीं होगा, इसके जो सामने है वो आंसर होगा, यानी इसके जो सामने आपका पीला दिख रहा है वो इसका आंसर होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि जो है दूध कैसा होता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा श्वेत होता है, यानी सफ़ेद होता है, श्वेत, यहाँ पे देखेंगे श्वेत, यानी आंसर वो नहीं है, जो उसके सामने दिख रहा है नीला वो उसका आंसर होगा, यानी जो अपोजिट साइड लिखा है वो आपका इसका आंसर होता है, यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा पीला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक काम को 9 दिन में कर सकता है, ए जो है एक काम को क्या कर रहा है 9 दिन में कर रहा है, बी जो है ए से
50% अधिक कार्यकुशल है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। भाई ए का जो है 1 दिन का काम कितना है 1/9। ए 1 दिन का काम है कितना है 1/9 है। ओके, अब कह रहा है कि बी और ए की बात कर रहा है, भाई ए है और ए बी है। कह रहा है कि बी जो है ए से 50% यहाँ पे जो है क्या है कार्यकुशल, यानी ये 150 है तो ये 100 है। इनको अगर आप काटोगे तो कितना हो जाएगा भाई 25 चौका 100 और 25 यहाँ पे 6 हो जाएगा और 2 और ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 1 एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कितना हो रहा है एक्स्ट्रा आपका 1 हो रहा है। और इनके अगर यहाँ पे हमको इसका निकालना है किसका भाई, तो बी उस काम को करने में कितना समय लगेगा। देखिए बी आपसे पूछा जा रहा है तो आपको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है, तो बी के लिए हम क्या करेंगे बी बराबर 1/9, यानी ए का जो काम है उससे जो आपका कितना होगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से कट गया 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/6 हो जाएगा, यानी 6 दिन लगेंगे भाई, यानी सी ऑप्शन है। बाकी कुछ करना ही नहीं था इसमें। ठीक है, 6 यहाँ पे हो जाएगा और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहीं आ चुका है, तो अगले प्रश्न का भी जवाब करेंगे आप लोग। इसका आपका आंसर 6 है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है जैन 3000 यहाँ पे 30,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 2 महीने के बाद 45,000 के साथ मधु भी उसी व्यापार में शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में 54,000 की आमदनी हो तो मधु का हिस्सा क्या है। देखो भाई ये 30,000 रुपये और यहाँ पे एक व्यापार आरंभ किया गया, 2 महीने के बाद मधु आती है, तो यानी 2 महीने के बाद आ रही है और पूरे वर्ष के अंत में यानी 12 महीने एक काम किया और मधु कितना की 10 महीने। ये कौन है भाई, ये जयंत है और ये कौन है मधु है। अब यहाँ पे जो है इनके बीच का रेशियो का साइन लगा दो। अब यहाँ पे 3 जीरो आपका यहाँ से 3 जीरो यहाँ से खत्म कर दो, 1 जीरो ये वाला 1 जीरो ये भी खत्म कर दो। 3 से अगर इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 12 यहाँ पे है तो 4 तिहाई 12, सॉरी यहाँ पे 3 से काटो तो 3 चौका 12 और 3 पच्चे 15, यानी 4 और 5 का यहाँ पे रेशियो आ गया, 4 और 5 का रेशियो आ गया। कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में 5400 की आमदनी होती है तो टोटल जो आमदनी आपकी हुई है ये आपका यहाँ पे देखिए 9 हो रहा है, तो जो टोटल आमदनी कितनी है 5400 की, 54,000 की, 100 नहीं 54,000 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 9 छक्का 54, यानी 6,000 हो जाएगा। अब आपसे पूछा किसका, तो मधु का हिस्सा क्या है, तो मधु कौन है 5 वाला यहाँ पे, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी 5 का गुणा 6 में कर दो भाई कितना आ जाएगा 30,000 इसका आंसर आ जाएगा। यानी मधु की जो सैलरी है यानी मधु का जो हिस्सा उसमें आया 30,000 आया है, यानी कौन सा आंसर डी आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 6 संख्याओं का औसत 12 है तो प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसको डायरेक्टली आप अगर करना चाहें तो जो 2 जो घटा रहा है वो औसत से डायरेक्टली घटा दो तो 10 आ जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हो, यानी इसका आंसर आपका ए आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। दूसरा तरीका कैसे है, दूसरा है कि 12 का गुणा भाई 6 में पहले कर लो, 12 6 72, उसके बाद कह रहा है कि 2 यहाँ पे लेस हो रहा है, तो अब यहाँ पे जो ये 72 है इसके बाद अब देखिए 12 6 का 72, अब यहाँ पे 72 है। दूसरा आपका कह रहा है कि जो 2 जो है सबसे घटा दिया जाता है, 2 सबसे जो है क्या कर रहा है कि प्रत्येक से घटा रहा है। तो कितनी टोटल संख्या है 6 संख्या है, तो 2 सबसे घटाएगा यानी 12 टोटल घटाएगा, तो 12 से इसमें लेस कर दो कितना बचेगा 60, और कितनी संख्या की बात कर रहा है 6, तो 6 का आपका 10 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, जो आपका तरीका बेहतर लगेगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का जो है 2/15 भाग वायुयान से तथा 2/5 भाग रेलगाड़ी से और शेष यात्रा टैक्सी से पूरी करता है, तो वह अपनी पूरी यात्रा का कितना हिस्सा टैक्सी से पूरा करता है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 2/15 किसे किया वायुयान से, 2/5 किसे किया रेलगाड़ी से। अब आपके पास यहाँ पे इन दोनों के द्वारा जो तय कर ली गई है दूरी इतनी, तो अब यहाँ पे देखिए इनको हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 2/2 दोनों में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, इसमें जो है आपका 5 है 15 यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 8/15 आ गया। अब ये 8/15 जो है वायुयान और किसके द्वारा रेल के द्वारा ट्रेवल किया गया है, यानी ट्रेन और एयरप्लेन की बात की जा रही है। जो एक है उसमें से कितना तय कर दिया गया 8/15 वायुयान और उससे, तो जो बचा हुआ वो किसे शेष टैक्सी से ही तो किया होगा, तो 15 है ये 8 आपका माइनस और बटे आपका 15, तो 8 7 15 होता है 60/15, यानी 7/15 हिस्सा जो है किससे तय किया है वो टैक्सी से किया है, यानी आंसर इसका बी होगा। अगला आपका है 4 की पावर 61 है, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से विभाज्य है, यानी किससे विभाजित होगा, किससे कटेगा। तो आपको इसको क्या करना है भाई, 4 के 61, 4 के 62, 4 के 63,
4 का 64। अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं, 4 का जो है 61 तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 4 के 61 भी कॉमन ले सकते हैं आप। और अब आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या आपके पास बचेगा, केवल 4 बचेगा। यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 की पावर 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 4 की पावर 3 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे 460 हो गया और 1 हो गया। ये हम इसको 5 लिख देते हैं सीधे, कुछ नहीं करना है। ये आपका कितना होगा, 16। ये कितना होगा भाई, 64 हो गया। 16 और यहाँ पे जो है 64 जोड़ेंगे 80 और 5 85। इसको हम डायरेक्टली पूरा लिख देंगे 85। इसको हम लिख सकते हैं 85। अभी देखिए, अभी आपको आंसर जब मिलाएंगे तो आपका कोई भी नहीं कटेगा। तो हम इसको थोड़ा से और ब्रेक करते हैं, इसको थोड़ा से और ब्रेक करेंगे। इसको क्या करेंगे, छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो छोटा करने की कोशिश करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक पावर आपका यहाँ पे 460 आपका दे रखा है, उसमें से एक पावर को हम और कम कर देते हैं, 460 को बना देते हैं। अब यहाँ पे 4 हो गया और ये आपका 85 हो गया। अब देखो मल्टीपल करो। अब यहाँ पे आपका 4 पंजे 20 और 8 चौका 32 और 32 दो, यहाँ पे आपका 34 हो गया। तो ये आपका जो है यहाँ पे जो 340 है और ये जो पावर में 60 है, ये आपका किससे कट सकता है। देखिए 60 जो आपका ना तो 11 से कटेगा, ना तो 3 से, ना तो 13 से, किससे कटेगा, केवल 10 से। जो 340 है वो भी केवल 10 से कट सकता है, यानी ये जो है 10 से केवल विभाज्य है और किसी से भी कट नहीं सकता है, ठीक है। तो आप इसको और छोटा करके लिख सकते हैं और बड़ा करने जैसी आपकी इच्छा है। आप इसको 34 × 10 भी लिख सकते हैं, आपके और छोटा करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इसको ऐसे कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये अप्रॉक्स वाला प्रश्न है। जैसे आपका यहाँ पे जो 4 9 9 9 9 है, इसको आप अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं, 500 तो लिख सकते हैं। 500 की तो आसपास में दे रखा है, तो यही तो आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे आपका यहाँ पे 4.99 दे रखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 55 लिख सकते हैं। तो जैसे 500 हो गया आपका, यहाँ सॉरी यहाँ पे 55 नहीं 50, आपका 50। तो 50 है और 5 है 55 हो गया, और 500 है 555 इसका आंसर आएगा भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 555 आ जाएगा, यानी डी आंसर इसका सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और अगले प्रश्न का आप लोग जवाब करेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए भाई, तो प्रश्न आपका है, एक मिश्रण में दूध और पानी 3 और 2 के अनुपात में, कितने अनुपात में, 3 और 2 के। ओके, इनको थोड़ा दूर दूर लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 और 2 की, यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिलाया, क्या कर रहा है कि 4 लीटर जो है पानी और ऐड कर रहा है, तो दूध और पानी की मात्रा, यानी दूध तो आपका वही है, दूध में कोई परिवर्तन नहीं किया, दूध और पानी की मात्रा समान हो जाए, यानी पानी भी जो है 3 ही हो जा रहा है। इसमें जो परिवर्तन हो रहा है कितने का हो रहा है, 1 का परिवर्तन हो रहा है। 1 बराबर कितना, 4 यहाँ पे है, यानी 4 लीटर का परिवर्तन हो रहा है। तो वास्तव में हमसे पूछा मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, तो मिश्रण में अगर हम यहाँ पे 1 बराबर 4 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 3 यानी 12 लीटर है। दूध कितना है भाई, 12 लीटर। खत्म। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य का चुनाव करें। कह रहा है कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं, एकदम सही है। चारों भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्रफल को चतुर्भुज कहते हैं, ये भी सही है। समांतर चतुर्भुज के समकोण असमान होते, गलत, क्योंकि वो समान होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यानी आपका आंसर यही होगा, क्योंकि असत्य का चुनाव करना था। कह रहा है कि 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहते हैं, ये भी आपका सही है। लास्ट भी सही, यानी आपका जो गलत था इसमें कौन सा था, सी वाला। अगला प्रश्न है, 2 शंकुओं के आधार की त्रिज्याओं में 5 और 4 का अनुपात है। यदि उनके आयतन समान हो तो उनकी ऊंचाइयों में क्या अनुपात है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात की बात कर रहा है। तो इनका जो रेशियो आपका बनता है, यानी जो आपका यहाँ पे फार्मूला लगता है R बाई यहाँ पे ए इसका स्क्वायर होता है, यानी आपका जो R आपका एक है, पहला आपका पहली त्रिज्या और जो दूसरी त्रिज्या है, तो दोनों को आपको लिख लेना है। तो जो छोटी वाली आपका वो आपका यहाँ पे R है और जो बड़ी वाली ये आपका ए है, ठीक है। यहाँ पे शंकु, अच्छा कुछ गड़बड़, दोनों शंकुओं के आधार की त्रिज्याओं में, तो एक देखिए आपका जो बड़ा वाला है वो आपका नीचे वाला है, जो आपका छोटा वाला है वो आपका ऊपर वाला है। तो यहाँ पे आपका 4 आपका ऊपर, 5 आपका नीचे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 16 और यहाँ पे 25, 16 25 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। 16 25 यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, 8 सेमी त्रिज्या वाले गोले से 1 सेमी त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो जो बड़ी बड़ी गोलियां बनाई जा सकती है, क्या बनाए भाई, आयतन की यहाँ पे बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा 4/3, पाई को ऐसे रख देते हैं, तो 8 आपका क्या है, 8 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो बड़ा वाला गोला है। दूसरा जो आपका छोटा वाला गोला बनेगा उसमें आपका 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4/3 पाई और आपका यहाँ पे 1 का क्यूब हम कर लेते हैं। अब दोनों को जो क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख लेते हैं, ऊपर नीचे ही तो लिखना है, 4/3 और पाई और यहाँ पे 8 का क्यूब बटा 4/3 पाई और 1 का क्यूब।
इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आपको दिख सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका एकदम सिंपल हो गया और कुछ भी नहीं। अब देखिए 4/3 ऊपर भी है, 4/3 और पाई नीचे भी है, तो कट गया। एक आपका है उससे कोई मतलब नहीं, तो आपका बचा क्या 8³ बचा, तो ये कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। बस यही आंसर आपका 512 इसका आंसर है। अगला प्रश्न, करें निम्नलिखित में से कौन सा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये तो सभी को पता है भाई, ये फार्मूला दे रखा है डायरेक्टली, तो इसका इक्वल क्या होता है 1 होता है, ठीक है, 1 होता है इसके बराबर। अगला प्रश्न है, चित्र में जो है आपको कोण डी जो है होगा, यानी डी आपको फाइंड आउट इसमें करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें आपका कोण ए तो पहले दे रखा है, कितना दे रखा है 90 डिग्री। उसके बाद अगर कोण सी हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो कोण ए सी जो है हमारा क्या हो जाएगा 180 से लेस कर दो भाई 90, तो कितना आएगा 90 डिग्री। चलो ये भी पता चल गया। बी अगर हम निकालना चाहें तो जो परिधि पर बना केंद्र यानी सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है, जो परिधि पर बना कोण होता है वो जो यहाँ पे सेंटर में बने कोण का कितना होता है आधा होता है, यानी बी आपका कितना हो जाएगा 150 का आधा हो जाएगा, यानी 75 डिग्री। तो हमारे पास क्या नहीं है, केवल डी हमें नहीं पता है, तो डी हमें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 तो हमें पता चल गया, 360 से हम इनको जोड़ देंगे 9 और 180 और यहाँ पे 75 आपका है, तो इसको जब जो टोटली जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा। 255 को अगर आप घटाओगे तो आपके पास आएगा 105 डिग्री, यानी आंसर आपका 105 यानी ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है 4x² + 2x + 1 का न्यूनतम मान क्या होगा, यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है। तो इसके लिए जो आपका ट्रिक होता है, फार्मूला होता है c माइनस का b² में आपका 4a हो जाएगा। तो c आपका यहाँ पे क्या दे रखा है a दे रखा है, और b आपका क्या दे रखा है 2 दे रखा है, वो भी स्क्वायर हो जाएगा, और 4 और a आपका कितना है 4 है, यहाँ पे माइनस लगा है, ठीक है। 1 - 4 1 - 4 बटा आपका 16, और इसको आप काटेंगे तो यहाँ पे 1 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऊपर जो है 2 दूनी 4 हो गया और नीचे आपका 16 हो गया। इसको अगर ना काटे तो सही रहेगा, ठीक है, ना काटे तो सही रहेगा, तो आंसर मैच कर जाएगा आपका। देखते हैं वैसे भी आपका आ जाएगा। यहाँ पे 4 हो गया, अब यहाँ पे इसको जब लिखोगे तो 4 - 1 बटा 4, ऊपर क्या होगा 3 बटा 4, यानी 3 बटा 4 इसका आंसर होगा। पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है, कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली हमने काट दिया, आराम से आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका डाई का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, डीआई का क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है कि यह वृत्त आरेख 5 भिन्न रोजगार क्षेत्रों के कोणीय प्रतिनिधि को दर्शाता है। इन 5 क्षेत्रों में कार्मिकों की संख्या कितनी है 7,20,000 है। यहाँ पे प्रश्न 110 से 113 तक जो है यही आपका चलेगा, ओके। कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में कितने सेवा क्षेत्र ये आपका है 72 डिग्री, सेवा क्षेत्र आपका कितना है 72 डिग्री। तो अब आपका किससे है 72 डिग्री, आपका 360 में से 72 डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है, और इसमें आपका 100 का गुणा कर लेना है, परसेंटेज की बात वो कर रहा है। तो 72 पंजे आपका कितना होता है भाई, 72 पंजे आपका जो है यहाँ पे 360 हो जाएगा, 5 से इसको काट दो 20 पंजे 100, यानी आपका आंसर जो आएगा 20% आ जाएगा यहाँ पे आंसर, यानी आपका डी आंसर। कुछ भी नहीं, इसमें कैलकुलेशन केवल था, कुछ भी नहीं करना था। अगला है कृषि और व्यापार और परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं, यानी टोटल जो कर्मियों की संख्या कितनी है 7,20,000 है। उन्हीं में से आपको क्या करना है इसको बता देना है। देखिए कृषि है यानी एग्रीकल्चर में भाई कितना है आपका 120 है। व्यापार की बात कर रहा है 24% डिग्री है, 24 डिग्री है। और परिवहन का भाई 36 और 20 आपका कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा, और 120 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 180, टोटल 180 डिग्री हो गया। अब आपका एक कितना भाई 180, लेकिन आपका 360 बराबर कितना दे रखा है 720 दे रखा है, तो आपका 360 आपका 180 के बराबर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा 7,20,000, ओके, गुणे में 180, क्योंकि 180 के बराबर हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 36 दूनी 72, ये जीरो भी आपका कट जाए, यहाँ से एक जीरो कट गया, तो ऊपर बचा कितना 2000। तो सीधे हम कर लेते हैं कि 18 और यहाँ पे 2000, 20,000 नहीं लिखना 2000 केवल, तो 18 दूनी 36 और आपका एक जीरो इधर और ये आपका 3 जीरो, यानी 4 जीरो टोटल लगा देना है। 3,60,000 आंसर आएगा भाई, 3,60,000, यानी आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 180 का हमने दोनों यूज कर लिया, यहाँ पे भी उसको लिखा था तो उसको अलग अलग लिख लीजिएगा आप।
यहाँ पे आप 180 लिख लीजिएगा और बराबर जो है हमने फिर से 180 में यहाँ पे मल्टीपल कर लिया किसका 2000 का, जो कि 36 से हमने डायरेक्टली 720 को काट दिया था, 360 से 720 को काट दिया था। तो आंसर आपका बी होगा। आगे ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपके रीजनिंग शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है उद्योग क्षेत्र में कितने कर्मी कार्यरत हैं, यानी उद्योग क्षेत्र जो उसमें कितने कर्मी कार्य कर रहे हैं। तो उद्योग क्षेत्र भाई 108 आपका है, 108 डिग्री, 108 डिग्री की बात कर रहा है, उद्योग क्षेत्र में है। लेकिन 360 बराबर आपका 7,20,000 तो आपके हैं ही, ये आपको पता ही है। तो अब आपको क्या करना है, 120 के बराबर आपको निकालना है। तो यहाँ पे 7,20 हो गया और नीचे आपका 360 हो गया और यहाँ पे 108 का मल्टीपल करना, क्योंकि 108 के बराबर निकालना है। तो ये आपका फिर से वही आपका 2000 आ जाएगा, यहाँ पे 2000 और गुणे आपका 108। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 108 आपका है तो ये कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो 216 उसके बाद 3 जीरो, ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो अब बढ़ेंगे हम किसकी तरफ, रीजनिंग की तरफ बढ़ेंगे। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए आपके डीआई के भी क्वेश्चन पूछे जाते, आके अब रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हैं। प्रश्न है 18 27 दे रखा है, 60 दे रखा है। अब इसके आगे देखिए आपका जैसे कि 9 से 2 बनाया 18। देखिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि एग्जामिनर किस बेस पे बनाता है। ठीक है, एग्जामिनर के अनुसार जो है होना चाहिए, इसीलिए तो बाद में जो क्या होता है हम आवाज़ उठाते हैं या उसके खिलाफ जो वहाँ पे हम कंप्लेन करते हैं या जो है आपको देता है कि आप जो है एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो 9 दूनी 18 हुआ, वैसे आपका 9 3 27, यानी एक ही जो है डिजिट का मल्टीपल करके। उसी प्रकार से आपका क्या है कि 30 दूनी 60 बनाया है, उसी प्रकार से आपका 30 3 90 बनेगा, यानी आपका इसका आंसर 90 हो जाएगा, यानी 90 इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसको देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से भिन्न का चुनाव कर, यानी इसमें जो कौन सा डिफरेंट है। अब देखिए चिंता हो गया, गुस्सा हो गया, दुख हो गया, प्रसन्नता। तो इसमें जो आपके सभी दिख रहे हैं, चिंता हो गया, गुस्सा हो गया, दुख हो गया, ये सभी जो परेशानी के भाव, यानी आप जब दिक्कत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब इन सब भाव को प्रकट करते हैं। लेकिन प्रसन्नता जो है जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, आप जब खुशी होते हैं, बाकी सब जो है दुख में या परेशानी कह सकते हैं, यानी डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्न में से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, उसका चुनाव करें, यानी जो डिफरेंट वाला उसका चुनाव करना है। गाय बछड़ा, देखिए इधर आपका जो है गाय दे रखी है और इधर उसका बच्चा दे रखा है, यानी एक साइड जो है जो जन्म देने वाली वो है और दूसरे साइड जिसका जन्म हुआ है। कुत्ता कुतिया, यहाँ पे देखिए आपका दोनों का रिलेशन दे रखा है, यानी स्पाउस की बात आप कर सकते हैं, जो मेल और फीमेल की बात कर रहा है। शेर और शावक यहाँ पे भी वही है, यानी बच्चा और माँ की बात की गई। कछुआ और कछुए ये भी है, यानी इसमें जो डिफरेंट आपका कौन है, बी वाला। बी वाला क्यों डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल के तौर पर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए, सही उत्तर चुनना है। तो अब आपका दे रखा एक्टिविटी है, अटेंशन है, अराइज है, एब्सेंट है। इसमें सबसे पहले कौन है, देखिए पहले सभी में ए है तो कोई क्लियर नहीं होगा, लेकिन दूसरे नंबर पे देखेंगे तो आपका इसमें सी है, इसमें टी है, इसमें आर है, इसमें बी है। तो सबसे पहले बी आएगा, यानी यहाँ पे जो टी है, आर है और सी है, सबसे पहले बी आएगा, यानी फोर्थ आपका सबसे जिस ऑप्शन में, यानी इनको काट दो क्योंकि इन दोनों में केवल 4 है। उसके बाद देखिए बी के बाद सी आता है, यानी ए आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पे 4 1 और 4 3, यहाँ पे ए भी कट गया, यानी बचा कौन, ए वाला। पूरा आपको करने की जरूरत, अगर आप पूरा करना चाहते तो कर सकते हैं। देखिए टी से पहले आपका आर आता है, यानी आपका जो थर्ड है वो तीसरे प्लेस पे और जो दूसरा है वो चौथे प्लेस पे, यानी ए ही आपका सही है। अगला देखिए 1 अगस्त 1947 को मंगलवार था, तो 1 अगस्त 1948 को कौन सा दिन था। तो आपको क्या करना है, 1 अगस्त 1947 और दूसरा दे रखा है 1 अगस्त 1948। अब यहाँ पे कितने की गैपिंग हो रही है, यानी कितने आपका प्लस किया जा रहा है, 1 प्लस किया जा रहा है। चलो ठीक है, 1 प्लस किया गया, यानी आपका मंगलवार से आपका क्या हो जाएगा, बुधवार। लेकिन जो आपका 1948 है कैसा है, लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन और एक्स्ट्रा आपको मिलता है, यानी इसमें आपको एक और प्लस करना पड़ेगा, यानी बुधवार प्लस आपका एक और इसमें, यानी 2 डायरेक्ट प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार आएगा, यानी थर्सडे इसका आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन सही है। तो पहले आपको नॉर्मली जो है जितने ईयर की गैपिंग रही उतना ऐड कर लेना है। ठीक है, अगर लेस करना है, यानी अभी मान लो 46 हमसे पूछता तो हम यहाँ पे एक इसमें से लेस करते हैं सोमवार, तो उसके बाद फिर चेक करते हैं कि हमारा कहीं लीप ईयर तो बीच में नहीं है, बस इतना चेक किया था और कुछ भी नहीं, यानी इसका डी आंसर। अगला प्रश्न है यदि ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पिता है और ए इंटू बी का अर्थ ए बी की बहन, यहाँ पे बहन रहेगा। ठीक है, लास्ट में बहन कर लीजिएगा, बहन है। तो निम्नलिखित में किसका अर्थ है यम चाचा है पी का।
तो यम चाचा है पी का। देखिए अब यहाँ पे पहले भाई वाला रिलेशन ढूंढेंगे। प्लस आपका दिख रहा है, जिसमें प्लस आपका नहीं, ए इसमें प्लस नहीं है, इसमें है ए आपका हो सकता है, लेकिन इसमें जो आपका किसका है, एम और पी दोनों आपके दे रखे हैं, ठीक है। इसमें आपका प्लस नहीं बन रहा है तो ये भी आपका नहीं हो सकता, यानी इसमें प्लस नहीं, दो ऑप्शन तो आपके डायरेक्टली कट गए। अब हम बी और डी को चेक करेंगे। तो पहले हम बी को चेक करते हैं, बी में क्या रिलेशन है। देखिए यम किसका भाई, देखिए अब यहाँ पे इसके हिसाब से तो यम जो है बी का भाई है, यम जो है यस का भाई हो गया। ओके, आगे कह रहा है यस और भागे आर। यस और भागे आर का मतलब क्या है कि यस जो है वो आर का पिता है, यस जो है आर का पिता हो गया। अगला फिर से आपका भाग है, यानी आर जो है वो भी किसका पिता है, पी का पिता है। तो क्या यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि यम जो है चाचा है पी का, नहीं, यहाँ पे वो दादा दिखा रहा है, यानी आपका ए भी गलत हो गया। अब आपका डी ही सही है, इसको भी हम चेक करेंगे। सही हमने लगा दिया है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे यम आपका के का भाई है, किसका भाई है, के का भाई है। आगे कह रहा है के जो है टी का पिता है। के क्या है कि भाई भाग का जो है यहाँ पे देख सकते हैं पिता दे रखा है, यानी के जो है किसका पिता है, टी का। आगे कह रहा है टी जो है यहाँ पे टी बी की बहन है, यानी आपका टी जो है पी की बहन है, किसकी बहन है, पी की। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनके पिता अगर हुए तो इनके लिए भी ये चाचा है, यम चाचा है पी का, और यहाँ पे जो है पी के लिए भी ये चाचा हो गए। यानी आंसर आपका डी वाला जो था एकदम सही है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था, एकदम जैसे कह रहा है वैसे ही आपको करते हुए चले जाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से तीन किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, उसका चुनाव करें। आपका पिछला क्वेश्चन ही आ गया है, ठीक है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, हटा दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ए से ई तक एक कतार में 5 विभिन्न प्रकार के घर हैं। कह रहा है कि ए जो है बी की दाईं ओर है, ए जो है किस ओर है, बी की जो है दाईं ओर आपका घर स्थित है, ठीक है। ये जो है बी के दाईं ओर आपका घर है, ये किसके है, बी के दाईं ओर है। ध्यान रखेंगे बी के दाईं ओर ये घर है, कौन सा, ए जो है किसके दाईं है, बी के दाएं है, यानी राइट साइड में है। ओके, और करा है और ई सी की बाईं ओर है, ई जो है वो सी की बाईं ओर स्थित है, तो हम इसको दूसरी तरफ लिख लेते हैं, ई जो है सी के बाईं तरफ है। ओके, योम सी की दाईं ओर। देखिए ई की ही बात कर रहा है, कह रहा है कि ई जो है सी के तो लेफ्ट साइड में है, लेकिन ए के जो है वो राइट साइड में है। तो हम इसको कहाँ पे फिट कर सकते हैं, यहाँ पे फिट कर सकते हैं, ए और सी लिख देंगे। देखिए इसके जो है राइट साइड में हो गया और इसके जो है लेफ्ट साइड में हो गया, एकदम क्लियर। कह रहा है कि बी जो है डी के दाईं ओर है, बी जो है डी के दाईं ओर है, यानी इसके जो है राइट साइड में है, यानी यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ पे डी बी ए ई सी, ए इनका सीक्वेंस है, सभी घर जो है जैसे हैं। तो कह रहा है कि कौन सा घर बीच में है, तो आपका घर कौन सा बीच में है, ए वाला, यानी इसका आंसर ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका कह रहा है रोशन हार्दिक से लंबा है। रोशन के बारे में कहा जा रहा है कि रोशन जो है किससे लंबा, भाई हार्दिक से लंबा है। एक एक सिंबल बनाते हैं, पूरा बनाने लगेंगे तो भाई ज़्यादा स्पेस ले लेगा, ठीक है। एक एक केवल लेटर बनाते हैं, पहला लेटर, जैसे रोशन है तो उसके लिए हम आर बना देते हैं, और हार्दिक है तो उसके लिए एच बना देते हैं। आगे कह रहा है हार्दिक सुशील से छोटा है। हार्दिक जो है हम उसको कहीं बना देते हैं, हार्दिक जो है छोटा किससे है, सुशील से, तो सुशील की तरफ भी ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। हम ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे क्यों लगाना, और कुछ भी नहीं करना। निजा हैरी से लंबी है, निजा जो है हैरी से लंबी है, हैरी ये है, किंतु हार्दिक से छोटी, यानी हार्दिक इससे क्या है, बड़ा है, निजा से हार्दिक बड़ा है। तो अब इसी को उठा के आप यहाँ पे देखो फिट करो, ये आपका हार्दिक हो गया। हार्दिक जो है किससे बड़ा है, भाई निजा जो हैरी से लंबी है लेकिन हार्दिक से छोटी है, तो हैरी आपका जो है सबसे लास्ट में हो गया, किंतु हार्दिक से छोटी है कौन, निजा है। लेकिन अब यहाँ पे अगला कह रहा है सुशील रोशन से छोटा है। सुशील जो है वो रोशन से छोटा है, लेकिन यहाँ पे आगे दे रखा था कि हार्दिक जो है सुशील से छोटा है, तो सुशील जो है यहाँ पे आपका बीच में एकदम फिट हो गया। अब आपका देखिए पूछा क्या कि बताइए सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन आ रहा है, भाई तो रोशन इसमें आ रहा है। सबसे लंबा कौन आ रहा है, रोशन आ रहा है। सबसे छोटा पूछता तो हम हैरी को जवाब करते हैं, और अगर मिड हमसे पूछता कि बीच में कौन बैठा है तो यहाँ पे हम हार्दिक को जवाब कर देते हैं, ठीक है। आंसर आपका रोशन है। अगला प्रश्न, जनहित का सामान्य अर्थ क्या है। जनहित का समान, इसी में देखिए आपका जो है मानसिक योग्यता के भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ठीक है। पुलिस का पेपर होता है तो ऐसे ही नॉर्मली आपके क्वेश्चन आते हैं बीच बीच में। प्रश्न है
जनहित का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो जनहित जो होता है उसका सामान्य अर्थ के तौर पर समाज में रहने वाले सभी वर्गों के हित से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार पी आर से किस दिशा की ओर है? पहला बता रहा है कि यस यम के पश्चिम की ओर है। यस जो है यम से पश्चिम की ओर है, यानी वेस्ट हम लिख देते डब्लू। अब कह रहा है तथा आर के उत्तर दिशा में, यहाँ पे जो है यस जो है यम के पश्चिम की ओर है तथा आर के उत्तर पूर्व में है। देखिए आर के उत्तर पूर्व में है, तो यहाँ से ऐसे अगर आप प्लस बनाएंगे तो उत्तर पूर्व ए वाला हो गया, यानी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व में है। अब आगे कह रहा है दूसरे वाली स्टेटमेंट से आपका बना रहा है, कह रहा है कि पी यस और यम के दक्षिण में है। देखिए पी जो है यस और यम के दक्षिण में तो है, इसके भी दक्षिण में है, लेकिन अब यहाँ से देखिए ए भी फिक्स नहीं है कि आपका इधर ही है। अब ये तो नीचे भी तो हो सकता है, अगर ये थोड़ा से और नीचे हो गया तो आपका ये तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यहाँ से भी आपका दक्षिण पूर्व हो सकता है। तो यहाँ पे एक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो पी की स्थिति है वो कहाँ पे है। ठीक है, पी की स्थिति कहाँ पे है आर से हमारे डिसाइड नहीं हो पा रही है, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पूर्व भी हो सकता है और दक्षिण पूर्व भी हो सकता है, क्योंकि अगर थोड़ा से नीचे आ जाएगा, अगर इसी की स्टेट में रहेगा तब तो उसने भी नहीं बोला कि आर के सीध में बैठा है या आर से नीचे बैठा है, ये तो कुछ बोला नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा यहाँ पे निश्चित दिशा प्राप्त नहीं हो सकती है, यानी या तो पूर्व आएगा या तो दक्षिण पूर्व, लेकिन हमारा जो है क्लियर नहीं है कि कौन सा क्लियर आएगा। अगला है कुछ फूले चिड़िया हैं, कुछ चिड़िया जानवर हैं। तो निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ फूले जानवर हैं, कुछ फूले जानवर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, जो मध्य पद आपका दिख रहा है चिड़िया, वो दोनों में गायब है, यानी कोई भी निष्कर्ष में नहीं दिया है। इस वजह से क्या होगा कि दोनों जो यहाँ पे निष्कर्ष हमारे नहीं निकलते, दोनों आपके गलत हो जाएंगे। या तो इसमें से ये होता, या तो एक सही है या तो दो सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकता था, लेकिन आपके दोनों निष्कर्ष नहीं निकल सकते जब तक मध्य पद नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, एक है 126 है, 190 है, 217, 225 है। अब आपका एक से कैसे वो 126 पहुंचा उसको देखिए। यहाँ पे उसने किया है 125 को ऐड, यानी ये आपका किया है 5 का क्यूब को ऐड। उसके आगे कर दिया 190। 190 का मतलब उसने कर दिया है कि इसमें जो है 64 को उसने जोड़ दिया है। 64 का मतलब 4 का क्यूब किया है। अब 190 के आगे उसने कर दिया फिर से 217। 217 में उसने कर दिया है, किसको फिर से इसमें ऐड करेगा भाई। अब यहाँ पे देखिए आपको किसको ऐड कर सकता है, 27 को ऐड करेगा, यानी 9 2 आपका जो है कितना हो जाएगा। देखिए 190 है और इसमें 27 जोड़ो, 7 हो गया, 9 2 11 और यहाँ पे 217 हो गया। यानी आपका क्यूब वो ऐड करते हुए लेस करते चला जा रहा है, यानी 5 फिर 4 फिर 3, अब इसके आगे 2 किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 किया है, 2 का क्यूब किया है, यानी आपका 8 जोड़ा गया है, तभी तो 225 हुआ। अब इसके बाद लास्ट में कौन बच रहा है, 1 का क्यूब करेगा, तो 1 का क्यूब जब जोड़ेंगे इसमें 225 में तो कितना आएगा, 226 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कथन दे रखा है, अच्छाई अच्छे से अच्छे शत्रु का शत्रु है। निष्कर्ष निकल रहा है कि तुम्हें अपने सबसे अच्छे शत्रु के साथ भलाई करनी चाहिए। ये सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर भलाई करते हो तो कभी न कभी जो है शत्रु जो है उसके मन में जो है यहाँ पे बदलाव आ सकता है। तो हमारा पहला तो सही हो रहा है। अगला है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अच्छाई पसंद नहीं करते, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष एक आपका निकला है। कौन सा निष्कर्ष, केवल एक निष्कर्ष निकला, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। अगला देखिए प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उपयुक्त संख्या होगी। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो पहले हमें रिलेशन फाइंड आउट करना कि भाई इनमें रिलेशन क्या बन रहा है। देखिए 9 और 5 का यहाँ पे रिलेशन क्या है कि यहाँ पे 9 का आपका जो स्क्वायर लेंगे 81, और इसमें से आप अगर 25 को लेस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 56 आ जाएगा। वैसे ही आपका यहाँ पे 9 का स्क्वायर करके और 8 का स्क्वायर करके, यानी 81 और 64 को लेस किया गया तो 17 आया। वैसे ही 8 का स्क्वायर करके और 5 का स्क्वायर करके लेस किया गया तो हमारे पास 39 आया। यानी आपका भाई 8 का स्क्वायर किया और 5 का स्क्वायर यानी 25 लिखा, तो यानी यहाँ पे 64 लिखा, 64 से जब 25 घटाया तो हमारे पास 39 आया। तो बस यही किया गया और कुछ नहीं। अब यहाँ पे भी आपका 11 का स्क्वायर करेगा 121 होगा और 8 का 64 करेगा तो आपके पास 57 आ जाएगा। 11 की स्क्वायर 121 और वहाँ पे जो है 9 आपका कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, तो दोनों को लेस कर देगा। तो उसके बाद आपका कितना आ जाएगा, फिर से आपका 40 आ जाएगा। और 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका 17 था, यहाँ पे भी 17। अब ऐसे यहाँ पे भी करना, जैसे 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर आपका 49 और उसमें से जो 9 घटाएंगे तो 40 हो गया। ठीक, यहाँ पे 6 है 36 और 7 है 49, यानी आपका 13 हो गया। अब यहाँ पे बच रहा है 36 और आपका 9, तो इसमें से आप 36 में से जब 9 को घटाओगे तो आपके पास आएगा 27, यानी आंसर 27 इसका सही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? किसी को डाउट होगा तो उसको बता दीजिएगा। ठीक है,
प्रश्न है, नीचे दिए गए 5 विकल्पों में से उस एक विकल्प को ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के स्थान पर उपयुक्त बैठती हो। तो अब आपका यहाँ पे ए दे रखा है, जो सबसे बड़ी सीरीज दिख रहा है उसमें देखिए आपका यहाँ पे ट्रिपल बनाया गया ए, इस प्रकार की कुछ सीरीज बन सकती है। तो हमारा जो है ए हम फिट करते हैं ए। ओके, उसके बाद ए हमने यहाँ से उठा दिया, तो एक इसमें है स्टार्टिंग में, इसमें ही केवल दिख रहा है। ठीक है, अभी चेक कर लीजिएगा यही सही है क्या कोई दूसरा सही है। ठीक है, अभी चेक कर लीजिएगा, ए हमने यहाँ से उठा लिया। अब उसके बाद बी आपका दे रखा है, बी 3 आपके पास। उसके बाद फिर से फिल करना है, सी हमने फिल किया तो उसके बाद आपके 2 सी हो गए और 3 आपके ए हैं, फिर से बी, और यहाँ पे जो है क्या है, उसके बाद बी इसमें फिल करना है, 3 बी हो गया। सी है, फिर से सी और सी इसमें फिल करना है। एकदम सही है, यही आपका होगा क्योंकि आपको 4 बार भरना है, एक बार ए सी और बी और सी, यही आपका सही है। ए सी बी सी आपको फिल करना है। यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सी फिल करेंगे, उसके बाद बी, उसके बाद सी आपका, तो यही आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है NOA कामा लगाए PQB और RSC आपका इस क्या की सीरीज। देखिए यन आपका कितना होता है भाई, 14 होता है। पी आपका हम देखिए इनके बीच का रिलेशन पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। पी आपका कितना होता है, 16 होता है। आर कितना होता है, 18 होता है। उसके आगे आपका जोड़ेंगे, अगर देखिए इसमें क्या क्या है, प्लस का 2 किया, इसमें क्या क्या प्लस का 2 किया, इसके आगे आप प्लस 2 करेंगे तो टी आएगा, यानी पहला जो आपका टी ही आएगा, तो यानी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, अब इसके आगे भी हम चेक कर लेते हैं, यानी हमारा तो इसके आगे का रिलेशन यहाँ पे टी आ गया। चलो देख लेते हैं आगे का भी हम चेक कर लेते हैं भाई। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो है दूसरा ओ को पकड़ते, ओ से क्यू हुआ, क्यू से यस हुआ, आगे हमारा क्या आएगा, देखिए ओ है, क्यू है और यस है, उसके आगे क्या आएगा, ओ हमारा कितना होता है 15, ए हमारा होता है 17 और ए हमारा होता है 19। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस कर दो, यहाँ पे भी प्लस कर दो और यहाँ पे 19 हो गया, प्लस कर दो, 19 + 2 21 आपका हो जाएगा। उसके बाद टी यू आ गया आपका। ओके, अगले की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्या है, ए है, ए से बी हुआ, बी से सी हुआ, यानी आपका प्लस का 1, फिर से प्लस का 1 और आपका प्लस का 1 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे डी आ जाएगा, TUD, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं सही है, एकदम कन्फर्म है कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। चलिए भाई, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन छोटे छोटे दिख रहे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था। ठीक है, और इस टाइप का एकदम फिक्स है कि 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, इस टाइप के फिक्स क्वेश्चन है। तो इस टाइप के मैंने जो है कोशिश किया कि इसको लिया जाए। थोड़ा सी स्क्रीन पे आपको छोटा दिख रहा होगा तो परेशान नहीं होना। दे रहा है प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्न जानकारी पढ़िए। पहला आपका पॉइंट दे रखा है कि किसी कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए निम्न आंकड़ों के आधार पर उम्मीदवारों को साक्षरता यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उम्मीदवार को चाहिए कि वह जो है रसायन, वनस्पति शास्त्र या जंतु शास्त्र विषय सहित विज्ञान के स्नातक हो, 12वीं में 60% से ज़्यादा और स्नातक में 50% से ज़्यादा अंक हो, 1 जनवरी 1997 को 25 वर्ष से ज़्यादा आयु का ना हो, स्कूल कॉलेज के समय किसी अंतर स्कूल कॉलेज प्रतियोगिता में अपने स्कूल कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर चुका हो। ये टर्म्स एंड कंडीशन आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, कोई फॉर्म आप जब आता है तो उसको भरने से पहले आपको कंडीशन बता देना कि इसमें SSC लगेगा, ओ लेवल का सर्टिफिकेट, ये सब कंडीशन थे, वैसे यहाँ पे है। 55% और अधिक अंकों सहित चयन परीक्षा में शामिल हुआ हो, पास हुआ हो। ठीक है, शामिल नहीं पास। 2 ऐसे व्यक्तियों की सिफारिश ला सकता हो जो उसके रिश्तेदार ना हो। अब इसमें और कुछ कंडीशन दे रखा है, कह रहा है कि उपयुक्त सेकंड को छोड़ के, यानी आपका जो सेकंड वाला 12वीं में 60% और 50% से ज़्यादा वाले की बात कर रहा है, को छोड़कर अन्य शर्तें पूरा कर रहा हो, 60% अधिक अंकों से रसायन में MSc पास हो, तो साक्षरता के लिए प्रतीक्षा सूची में रखा जा सकता है। आगे कह रहा है दूसरी कंडीशन बोला है, उपयुक्त तीसरे को छोड़कर, यानी 1 जनवरी 1997 जो आपका 25 वर्ष हो रहा है, छोड़कर अन्य शर्तें पूरे हो तो उसे मैनेजर प्रशासन के पास भेजा जाएगा। अगला कंडीशन बोला है कि उपयुक्त 6 यानी आपका जो लास्ट वाला है, छोड़कर अन्य शर्तें पूरी करते तो उसे मैनेजर HDR के पास भेजा जाएगा। अब नीचे एक आपका क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है, राजेश सिन्हा ने 1995 टेबल टेनिस में कॉलेज टूर्नामेंट जीता था। तो अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन को सही कर रहा है, ये आपका जो है चौथी वाली को कंडीशन को अप्लाई कर दिया। ठीक है, चौथी कंडीशन को इसने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया भाई, ये जो यहाँ फॉलो हो रहा है। वे उस समय अपनी BSc अंतिम वर्ष कर रहे थे। अब BSc में उनके विषय रसायन व जंतुशास्त्र, यानी पहला वाला भी आपका क्या है, सही हो गया, पहला वाला भी सही है और आपका यहाँ पे 4th वाला भी सही है। कह रहा उन्होंने SSC को, यानी जो आपका SSC की बात करें, सीनियर सेकेंडरी, यानी जो 12वीं है, 12वीं से लेकर कंपनी द्वारा किए गए हर इम्तिहान में, यानी हर परीक्षा में 60% अंकों से अधिक अंक पास किया, यानी आपका सेकेंड भी आपका यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ओके, कह रहा पास किया है, उनके पास 2 अच्छी सिफारिशें संदर्भ पत्र हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पे, एक केवल जो है आपका सेकंड वाले में थोड़ा सा कंडीशन चेंज है। देखिए सेकंड वाले में, सेकंड पे हमने टिक लगा दिया था, लेकिन
उसने यहाँ पे जो है एसएससी कंपनी द्वारा लिए गए इम्तहान में यहाँ पे जो है उसका एमएससी की यानी जो ग्रेजुएशन है उसके बारे में पूरा नहीं बता रहा है, को 50% अंक पाया है, ठीक है। उसने इस चीज़ को नहीं बताया है। यहाँ पे जो है वो केवल इम्तिहान और एसएससी की बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है, यानी ये कंडीशन आपकी पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहा है। जो तीसरी कंडीशन आपकी आ रही है उसको पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहा है। उसके पास 2 अच्छे सिफारिश हैं, आपका लास्ट वाला भी फॉलो कर रहा है। जिनके कॉलेज प्रिंसिपल और उद्योगपति उनके पिता बैंक में काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए इम्तहान जो पास किया ये भी आपका सही है, लेकिन आपका जो आयु वाला है 1995 ये भी देख सकते हैं। तो यानी अगर जो है अगर आप यहाँ पे 60% के हिसाब से लेते हैं तो सेकंड भी आपका फॉलो कर सकता है। लेकिन जो थर्ड वाला है 1995 के हिसाब से देखें तो आपका आयु जो है तो ज़्यादा हो जा रही है, आयु जो है ज़्यादा हो जा रही है। क्यों? क्योंकि उसने ये चीज़ क्लियर नहीं किया है कि भाई 1 जनवरी 1995 से लेना है या जनवरी के अगस्त के आपके जो है यहाँ पे 1995 के कौन से महीने से लेना है। यानी आपका जो है इसको क्या किया जा सकता है, साक्षरता के लिए बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, इसके बारे में कोई भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। यानी अगर जो यहाँ पे क्या होता कि जो हमारी कंडीशन है ये थर्ड वाली कंडीशन, इसको अगर फॉलो भी नहीं करता लेकिन तो मैनेजर प्रशासन के पास भेजा जाता तो मैनेजर प्रशासन ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या होगा, आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है। अगर मैनेजर प्रशासन होता तो एक बार हम सोचते कि उसको जो है यहाँ पे भेजा जाता, लेकिन तब आपकी ये वाली कंडीशन यहाँ पे फंसा देती। तो इस वजह से हमारा क्या होगा, आंकड़े अधूरे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ऐसे ही होते हैं कि आंकड़े अधूरे होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जज, चोर और अपराधी के बीच संबंध को सही दर्शाता है, यानी इनके बीच जो रिलेशन होता है उसको क्या करता है, सही दर्शाता है। देखिए तो भाई जज जो होता है एकदम अलग होता है, और चोर जो होता है, चोर यहाँ पे अपराधी तो फिक्स है, यानी चोर जो अपराधी के अंदर ही, चोर यानी कोई भी वो अपराधी तो होगा, चाहे छोटा चोर हो चाहे बड़ा चोर हो, यानी चोर ये अंदर वाला हो गया, बड़ा वाला क्या हो गया, अपराधी हो गया। यानी आपका ऑप्शन जो है थर्ड यहाँ पे होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शताब्दी अधिवर्ष की शताब्दी है। तो शताब्दी जो आपकी होती है सेंचुरी, जब जैसे ही आपका 99 वर्ष कंप्लीट हुआ, 99 वर्ष कंप्लीट होने के बाद हम 4 से भाग नहीं देते हैं। ध्यान रखेंगे जब तक 99 है तब तक हम 4 से भाग देंगे, अन्यथा जो है 4 से भाग नहीं देते। जैसे ही 100 होगा तो आपको 4 के आगे भी 2 जीरो बढ़ा लेने दो, यानी हम 400 से तब यहाँ पे भाग करने लगते हैं। तो 400 से भाग किस में जाएगी, 1500 में। आपका कह रहा है कि कौन सी शताब्दी, 1500 में नहीं जाएगी, इसमें भी नहीं जाएगी, 28 में चली जाएगी, 28 में आपका चली जाएगी, ठीक है। 7 चौक 28 होता है, यानी ये भी नहीं जाएगी। आंसर आपका सी यहाँ पे। अगला प्रश्न, तो प्रश्न आपका दे रखा है 134वां नंबर, कह रहा है कि 100 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पे 100 वर्षों की बात कर रहा है, सामान्य वर्ष हमें चेक करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो फार्मूला आपका बन के आता है वो क्या होता है कि इसमें आपको पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। तो आपका क्या है कि जब तक आपका यहाँ पे 99 तब तक हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से यहाँ पे भाग देंगे तो आपका 24 आएगा। उसके बाद आपके जो रिमेनिंग बचेंगे यानी 100 के पास जाना है, तो 24 यानी 76 हो गया। अब देखिए इसका जो फार्मूला आपका आएगा सामान्य वर्ष के लिए, सामान्य वर्ष के लिए उसमें क्या आएगा, 24 गुणे 2 प्लस का 76 गुणे 1, ओके, और बटे में 7 हो जाएगा। तो 24 दूनी 48 और 76, 48 76 आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 124, और इसको आपको 7 से डिवाइड कर देना। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 12 है, तो यानी 5 आपके पास बचेगा, और 54 हो गया, 7 7 49, यानी आपके पास रिमेनिंग जो बचेगा 5, यानी विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी। अब आपका अगर 200 निकालना रहेगा तो जो आपका ये दे रखा है उसी को जो है आपका 5 का है 200 का है, तो इसमें 2 से मल्टीपल करो, 5 दूनी 10, यानी 3 आपका बच जाएगा। तो आपका पंक्तियाँ 15 कर लेंगे, जैसे आपका 3 वर्ष का निकालना है यानी 300 वाले का, तो इसमें 5 में आपका 3 का गुणा कर लीजिएगा, 15 आएगा, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, और कुछ भी नहीं करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा कर लेंगे आप आराम से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। प्रश्न दे रखा है, नीचे दी गई संख्या में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक अंक संख्या के आरंभ से उतनी ही दूर हैं जितनी दूर वह अंकों को आरोही क्रम में लगाने पर होगा। देखिए अब इनको अगर आप क्रम वाइज से लिखेंगे तो जैसे आपका दिया क्या रखा है, 8 है, 4 है, 3 1 5 2 6 7 9, इनको अगर क्रम और तरीके से लगाएं तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे पहले 1 फिर 2 फिर 3, 1 आपका मिल गया, फिर 4 5 हो गया, यहाँ पे 1 मिल गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 1 9 हो गया, यानी आपके पास कितने पेयर बन रहे, 3 ही तो केवल पेयर बन रहा है, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार समान है अतः उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा जोड़ा है जो इस समूह में नहीं आता है।
2 बार आ गया, इसको काट दीजिएगा। देखिए अब आपका 10 को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1 आप इसको 10 बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे a है तो इसको 7 का स्क्वायर प्लस 1 आपका 49 प्लस आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको 169 यानी 13 का प्लस 1 170 हो जाएगा। और आपका 120 है, 120 को आप क्या लिखोगे, 11 का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे आपका 170 है, ठीक है, 170 है। आपने सब में क्या किया है, प्लस किया, लेकिन इसमें क्या किया है कि भाई लेस किया है, तो यानी आपका डिफरेंट जो हो रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे 120 वाला हो रहा है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगले प्रश्न को देखिए। संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, वहाँ एक पुरुष 5 महिलाएं, हर महिला की बाहों में 5 बच्चे और स्वयं संतोष भी था, तो उसको भी जोड़ लेंगे, 5 10 2 12 यानी 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आदमी था, 5 महिला थी, 5 बच्चे, और एक ही कौन है, स्वयं जो है संतोष को भी तो जोड़ लेंगे। अगला प्रश्न है, किसी कोड भाषा में बियर को जो है 5 1 6 7, राइड को जो है 7 9 8 1 लिखा जाता है, तो ARID को क्या लिखा जाएगा। देखिए अब ए के लिए आपका कोड जो दे रखा है यहाँ पे 6 दे रखा है, तो 6 किस में, सभी में, ओके, यहाँ पे 6 हो गया। आर के लिए जो कोड है क्या है भाई, 7 दे रखा है, यानी ए और आर के लिए 6 और 7 हो गया। उसके बाद क्या है, आई है, तो आई के लिए आपका कोड 9 दे रखा है, और डी के लिए जो कोड दे रखा है 8 दे रखा है, 6 7 9 8 6 7 9 8, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। कह रहा है कि एक आदमी है और वह एक महिला के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि यह आदमी जो है मेरी माँ उसके पोते यानी ये आदमी का जो क्या है, लड़का है, ठीक है, आदमी का ये क्या है, ये इसका पुत्र है। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, यानी आदमी जो इस लड़के का जो है क्या है, ये पोता है, इसकी माँ का, आदमी की माँ का ये पोता है, लेकिन ये जो है उसके पोते की पत्नी है, यानी ये जो है आपस में पति पत्नी है, यानी ये पत्नी है और यहाँ पे जो है पति हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होंगे, ये बहू हो जाएगी, और इनके लिए क्या होंगे, ससुर हो जाएंगे, यानी आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ससुर आ जाएगा। यानी जो आदमी लड़की का कौन लगता है, तो आदमी जो लड़की का ससुर लगता है। अगला प्रश्न है, एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलो भाई 15 किलोमीटर चलते हैं पूर्व दिशा में, थोड़ा सा नीचे से चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। 15 किलोमीटर हम चलते हैं यहाँ से। अब कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ जाएगा। अब देखिए बाएं मुड़ने का तात्पर्य है कि ऊपर साइड जाएगा, वो भी 5 किलोमीटर, ओके। अब वह दाएं मुड़ता, दाएं मुड़ने से इधर तात्पर्य हो जाएगा, ठीक है, दाएं मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 5 किलोमीटर उसने चल दिया है, इसने क्या किया, यहाँ पे भी 5 किलोमीटर चल दिया है। अब वो बोल रहा है कि 5 किलोमीटर चल देता है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी, तो पहले दूरी की अगर आप बात करते हैं तो दूरी जो आप देखेंगे तो जो डायरेक्टली दूरी होगी उसको हम निकालेंगे। यहाँ से जो है ए वाली जो डिस्टेंस है, वो वाली बीच वाली जो डिस्टेंस आपकी बन रही है, ए डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस इसको निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस आप निकालो तो ये इसको ले लो यहाँ से, तो ये आपका 5 है और ये भी आप 5 है, यानी टोटल ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 किलोमीटर हो गई, और ये आपकी 5 है। तो 20 का अगर स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, 400, और ये आपका 5 का 25 हो जाएगा। ये आपका स्क्वायर के अंदर कितना आ जाएगा, 425, और 425 को हम नियर अबाउट लिख सकते हैं 20.61 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में वो तो दे नहीं रखा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, वैसे डायरेक्टली हो जाएगा। और डायरेक्शन कौन सी हो रही है, तो डायरेक्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप अगर प्लस बनाओ तो ये आपका नॉर्थ हो गया, इधर आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, और इधर आपका साउथ। तो ये बीच वाली जो डायरेक्शन आ रही है क्या आ रही है, नॉर्थ प्लस ईस्ट आ रही है, यानी उत्तर पूर्व इसका आंसर रहेगा, उत्तर पूर्व। और जो डिस्टेंस आपकी है वहाँ पे 20.61 होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो डायरेक्ट ये वाला जोड़ के देख रहा है 20 और 5 आपका जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर उसने ये ऑप्शन में दे रहा है तो इसको टिक करेंगे और उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 3 और ठीक बाद में 2 हैं। तो देखिए इधर आगे से देख जाए, ये तो कट गया, ये तो है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 आगे है, उसने बोला कि 3 आगे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहले 3 है तो यहाँ पे 1 आपका दिख रहा है, 2 आपका बाद में है, तो चलो 1 यहाँ पे हमें मिल गया। उसके आगे भाई आपका यहाँ पे तो 2 आगे है, लेकिन पीछे जो आपका 3 हो गया, यहाँ पे 3 तो आगे है, लेकिन आपका पीछे जो है क्या हो गया, क्या है, 3 ही पीछे। तो यानी आपका केवल कितना बन रहा है, 1 ही तो केवल बन रहा है, यानी 141 का आपका कौन सा आंसर सही है, पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। फ्रेंडशिप है, उससे कौन सा नहीं बनेगा भाई, तो देखिए
देखिए स्पेंड भी बन सकता है, प्राइड भी बन सकता है, फ्रेंड भी, लेकिन फ्री आपका 2 ई इसमें नहीं है, तो 2 ई नहीं होने की वजह से आपका क्या नहीं बनेगा, डी यहाँ पे नहीं बन सकता है। 2 ई इसमें नहीं है, जबकि फ्री में उसने 2 ई लगा रखा है। कह रहे आंतरिक उपद्रवों से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना निम्नलिखित में से किसका दायित्व कार्य है। तो किसका दायित्व कार्य होता है, आंतरिक उपद्रव अगर होता है तो केंद्र का जिम्मेदारी, तो उसमें केंद्र में कौन, गृह मंत्रालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे केंद्र में भी कौन, गृह मंत्रालय है। प्रश्न है, एक शहर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या महीने प्रति महीने बढ़ रही है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। जून के महीने में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या ज्ञात करें। पहला आपका जनवरी में 4, फरवरी में 8 हुई, मार्च में 16, अप्रैल में 28, उसके बाद 44। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि प्लस का 4, फिर से प्लस का आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर से प्लस आपका 12, प्लस आपका 16, प्लस आपका 20 हो गया। यानी आपका यहाँ पे सीरीज एक चल रही है और यहाँ पे आपका 64 हो जाएगा। 64 बोले तो आपका बी ऑप्शन में दिखा गया है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, सीधे सीधे आपका यहाँ पे सीरीज चल रही थी, यहाँ पे 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 16, फिर आपका 20 लास्ट में जुड़ दिया गया। अगला प्रश्न आपका है, निम्नवत का दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है। दर्पण प्रतिबिंब, देखिए एग्जामिनेशन है तो आपका यहाँ पे सभी जो है आपका एन जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, ई जो है सबसे लास्ट में। अब देखिए इसमें जो है एन आई आपका एम ए एक्स सभी जो है आपका पहले वाले में ही सही दिख रहे हैं। ठीक है, 145 का जो है पहला वाला ही सही आपका है। और इसमें देखिए आपका एन यहाँ पे डिफरेंट दे रखा है, यानी ए वाला तो नहीं हो सकता। और इसमें आप जब आएंगे तो इसने ए को ही पलट दिया, ए भी नहीं हो सकता। और इसमें आप अगर देखो तो इसमें क्या हो रहा है भाई, कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी कर रखा, ई को जो है इसने डायरेक्ट सीधा का सीधा दे रखा है, तो इस वजह से ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। आपका आंसर फर्स्ट। प्रश्न है, प्रश्न आकृतियाँ दे रखा है। अब यहाँ पे इस प्रकार से इसको फोल्ड किया गया, इस प्रकार से, फिर उसको यहाँ से मोड़ा, फिर यहाँ पे इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा पहले, तो यहाँ पे 2 डॉट हो जाएंगे। अब इस चीज़ को फिर से ओपन करेगा तो यहाँ पे 2 डॉट हो जाएंगे। और इसको जब लेके जाएगा तो चारों आपके 4 और यहाँ पे बनेंगे, चारों भी पास पास में रहेंगे। देखिए इसमें आपका तो 4 4 पास नहीं बनाया, उसने जो है उसको जो है स्क्वायरल में बना दिया, वो गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, उसने जो है सीधा सीधा बना दिया, वो अंदर की तरफ उनका झुका होना चाहिए। जबकि बी में आपका यानी जो सेकेंड वाला दिख रहा है उसमें आपका सही दे रखा है, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, यानी आपका कौन सा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बी ऑप्शन सही है भाई, ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि सी इक्वल टू 3 और कैट इक्वल टू 24 तो फॉल्ट पूछ रहा है। कैट देखिए कैट का 3 + 1 + 20 तो आपका कितना हो गया, 24। वैसे ही आपका फॉल्ट का यानी 6 + 1 + 20 और फर्स्ट हो गया, उसके बाद यल आपका 12, उसके बाद टी आपका 20 हो गया। अब 20 और 41 आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, अगर इनको जोड़े तो 6 एक साथ हो गया, और इनको आप जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 28 और 12 जोड़ेंगे तो 40 हो गया, और 40 और 20 जोड़ेंगे तो 60 हो गया, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किसी कोड भाषा में 2 4 6 8 को जो है 3 3 7 6 लिखा गया। तो पहले इसको बना लो भाई, 3 6 8 5। इसको कैसे बनाया उसमें, तो इसमें क्या किया, +1 कर दिया तो 3 हो गया। इसमें से क्या किया, -1 किया तो ये 3 हो गया। इसमें से क्या किया, प्लस का 1 किया तो ये 7 हो गया। इसमें क्या किया, माइनस का 1 किया तो 7 हो गया। फिर अगले में क्या किया, प्लस का 1, यानी आपका यहाँ पे 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। तो अगले में भी ऐसे करेंगे, +1 -1 +1 -1 प्लस। तो पहला आपका है 3, उसमें से हम जो +1 करेंगे तो 4 आएगा, फिर -1 करेंगे तो 4 आएगा, 7 है उसमें +1 करेंगे तो 8 आएगा, 9 है तो प्लस यहाँ पे -1 करना है तो हमें 8 आएगा, और 1 में +1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। तो 4 4 8 8 2 यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहला ऑप्शन ही इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसी साधारण वर्ष में जनवरी माह का पहला दिन किस माह के समान होगा, यानी कौन से महीने के इक्वल होगा। देखिए जो जनवरी माह का होता है, किसी समान वर्ष की बात करें, साधारण वर्ष की बात करें, तो साधारण वर्ष में क्या होता है कि आपका जनवरी का जो महीना होता है अक्टूबर के इक्वल होता है। किसके, अक्टूबर के इक्वल होता है, तो इसका ध्यान रखना है। सिंपल ईयर में जैसे, और आपका अगर आपका फरवरी पूछेगा तो फरवरी किसके किसके होगा, तो मार्च होगा और आपका नवंबर। ठीक है, मार्च जो है फरवरी के बराबर हो सकता है, फरवरी जो है मार्च के समान हो सकता है, मार्च या तो अक्टूबर नवंबर के समान हो सकता है। ठीक है, तीनों जो है एक दूसरे के समान हो सकते हैं। अगर अप्रैल की बात करेगा तो अप्रैल किसके इक्वल में हो सकता है, अप्रैल जो है जुलाई के इक्वल में हो सकता है, जुलाई जो है अप्रैल के, पहला दिन जो उनका होगा किस महीने के सेम होगा, अप्रैल का जो जुलाई के, जुलाई का जो है अप्रैल में। सितंबर की बात करेंगे तो सितंबर का किस में हो जाएगा, दिसंबर में। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दूसरा हम भी बता देते हैं, यहाँ पे लीप ईयर वाले को स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है आप लोग, ठीक है। अब हम लीप ईयर की बात कर लेते हैं। लीप ईयर में भी आपने सिंपल ईयर देख लिया। लीप ईयर में आपका क्या होगा, अधिवर्ष की बात करें तो जनवरी जो होती है, जनवरी वो आपकी जो परिवर्तित हो सकती है, यानी उसका जो इक्वल हो सकता है, सेम हो सकता है, या कौन से और महीने का, तो अप्रैल और आपका जुलाई, यानी जुलाई का जो होगा जनवरी की इक्वल हो सकता है, या अप्रैल के हिसाब से, तो अप्रैल का या तो जुलाई या तो जनवरी के हिसाब से हो सकता है। ठीक है,
और फरवरी की अगर आप बात करते हैं फरवरी, तो फरवरी किसके इक्वल हो सकता है? अगस्त के। ध्यान रखेंगे किसके? अगस्त के इक्वल में हो सकता है। उसके आगे अगर आप मार्च की बात करते हैं तो मार्च की बात करेंगे तो मार्च आपका किसका हो जाएगा? नवंबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे किसके? नवंबर हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सितंबर की अगर आप बात करते हैं तो सितंबर जो है किसके इक्वल में आएगा? तो दिसंबर के। और जो महीने का इसमें नाम नहीं लिया गया होगा वो अपने आप में अलग होते हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। जो महीने का नाम नहीं लिया गया वो महीने अपने आप में अलग ही होते हैं, वो जो किसी के सेम नहीं होते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न आपका है, कह रहा निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, यानी इनमें से डिफरेंस कौन? देखिए, कुत्ता भी मांसाहारी, शिकार भी मांसाहारी, बाघ भी मांसाहारी, तो आपके यहाँ पे गाय हो जाएगा, ठीक है। गाय आपका जो है शाकाहारी होता है, तो ध्यान रखेंगे आप। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 150 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर करें मैक्सिमम लोगों के पास, ताकि चीज़ें पहुंच सके सभी के पास। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।